हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाला है कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए। इसका मेजर टेस्ट नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाला है, जो कि है आपके जीके एंड जीएस का। और ये पेपर हुआ था आपके 21/12/2025 को। और इससे पहले हमने कलाम एकेडमी के 4-5 टेस्ट और सॉल्व करवा दिए हैं, और उत्कृष्ट क्लासेज के भी 4-5 टेस्ट और सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले चैनल पर जाना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और उसके बाद आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी एसआई भर्ती परीक्षा पेपर सॉल्यूशन। तो उस पर क्लिक करते ही आपके सामने लगभग 10-12 पेपर है वो सॉल्व मिल जाएंगे, तो वो भी आप ज़रूर दे करके आइएगा भाई। और चलो शुरू करते हैं फिर मेजर टेस्ट नंबर 1 का पेपर सॉल्यूशन। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है भाई, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सही कथन नहीं है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इस दुर्ग में भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण का विशाल शिव मंदिर बनवाया था। तो इसके अंदर भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो शिव मंदिर है, ये इसके अंदर नहीं बनाया गया था भाई। तो ये इसमें आपके रहेगा गलत कथन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसमें असत्य हो जाएगा। और तीसरा कथन दे रखा, इस दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक मौर्य शासक संप्रति था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इसका जो प्रारंभिक शासक था वो रहता आपके संप्रति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कटारगढ़ इस दुर्ग में बना एक लघु दुर्ग है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही बात है। कटारगढ़ जो है वो इस दुर्ग का एक लघु दुर्ग रहता है। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। और कटारगढ़ के अंदर ये राज्याभिषेक वगैरह होते थे, और यहाँ पर कुंभा है, वो कुंभा का खुद का निवास स्थान था भाई कटारगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है ना। और इस दुर्ग के भीतर जाली बाव की बावड़ी बनी हुई है, कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है, बादल महल है, जाली रानी का मालिया है, मामादेव तालाब है, उड़ना राजकुमार की छतरी है, और नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। और इसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही रहकर के संबंधित तैयारियां भी की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग कटारगढ़ के बारे में कि ये कटारगढ़ इतना बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी है वो गिर जाती है। तो ये अबुल फजल ने कहा था कटारगढ़ के दुर्ग के बारे में। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका हो जाएगा आपके 2 नंबर। नेक्स्ट आपको दे रखा 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग को 5 मंजिला होने के कारण पंचमहल भी कहा जाता है? तो 5 मंजिला होने के कारण पंचमहल भी कहा जाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि पंचमहल कहा जाता है आपके नीमराणा दुर्ग को। ये 5 मंजिला होने के कारण इसको पंचमहल कहा जाता है भाई। और ये अलवर जिले में स्थित नीमराणा दुर्ग का निर्माण है वो चौहान शासक राजा राजदेव ने 15वीं शताब्दी में करवाया था, जो कि एक गिरि दुर्ग है। और 5 मंजिला है इसलिए इसको पंचमहल भी कहते हैं। और नीमराणा की 9 मंजिला जो विशाल बावड़ी है वो मध्यकालीन जल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस विशालकाय बावड़ी की 7 मंजिला भूमि तल से ऊपर और शेष 2 मंजिल है वो भूमि की सतह के नीचे बनी हुई है। यानी कि 9 मंजिल है लेकिन 7 मंजिल तो भूमि के ऊपर है और 2 मंजिल है वो अंडरग्राउंड है, ठीक है ना। तो 9 मंजिला यहाँ पर आपकी बावड़ी भी स्थित है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें रहेगा आपके नीमराणा दुर्ग अलवर के अंदर। और निर्माण करवाया था चौहान शासक राजा राजदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो चित्तौड़गढ़ का नाम किया था आपके खिजराबाद, गागरोन का नाम मेमिनाबाद नहीं था भाई। मोमिनाबाद तो आता है अपने आमेर जो किला था जयपुर वाला, इसका नाम मोमिनाबाद किया था, लेकिन गागरोन का नाम किया था उन्होंने मुस्तफ़ाबाद। तो ये भी नाम ध्यान रखना आपको, मुस्तफ़ाबाद कर दिया था न कि मोमिनाबाद। और सिवाना का नाम कर दिया था खैराबाद, जालौर का नाम कर दिया था आपके जलालाबाद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके रहेगा असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस दुर्ग में ननद भौजई कुंड व 60 दुकानों का बाजार दर्शनीय है? तो कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर ननद भौजई का कुंड बना हुआ है और 60 दुकानों का बाजार भी एकदम वहाँ पर लगा हुआ था? तो इसमें आ जाएगा आपके जो ये आपके तवनगढ़ का दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर ननद भौजई का कुंड भी बना हुआ है और 60 दुकानों का बाजार भी यहाँ पर लगा हुआ है भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ननद भौजई का कुंड और 60 दुकानों का जो बाजार है ये तवनगढ़ जो कि करौली जिले में स्थित है और त्रिभुवन पहाड़ी पर स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था त्रिभुवन पाल ने, ठीक है, जिसको तवनपाल भी कहते थे। और इस दुर्ग को तवनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं और तमनगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तवनगढ़ दुर्ग एक गिरि दुर्ग है
और जगनपोल और सूर्यपोल इसके 2 प्रवेश द्वार है। ये किला एक संपूर्ण इकाई के रूप में था, जो कि समूचा नगर किले के भीतर ही बसा हुआ था। इसीलिए यहाँ पर कल्याण जी का मंदिर भी है, ननद भौजाई का कुआं भी है और 60 दुकानों का बाजार भी यहाँ पर लगा हुआ है भाई। तो इस दुर्ग के बारे में ध्यान रखना आपको, तवनगढ़, त्रिभुवनगढ़ या फिर तमनगढ़। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से चूरू में स्थित धर्म स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो धर्म स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपके लाल घंटाघर। धर्म स्तूप को लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है और ये चूरू जिले में स्थित एक स्तूप है, जो कि सर्व धर्म सद्भाव का प्रतीक है। इसका निर्माण सर्व हितकारिणी सभा द्वारा करवाया गया था और इसे लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 लाल घंटाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो कि आपके सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपके सबसे पहला दे रखा है गैटोर की छतरियाँ। तो गैटोर की छतरियाँ दे रखा है जयपुर राज परिवार। तो गैटोर बिल्कुल जयपुर राज परिवार सही दे रखा है भाई। देवी कुंड की छतरियाँ, तो यह आ जाएगा बीकानेर राज परिवार। बड़ा बाग की छतरियाँ, तो बड़ा बाग की छतरियाँ कोटा राज परिवार नहीं होकर के यहाँ होगा आपके जैसलमेर राज परिवार। ठीक है, तो ये कथन आपका रहेगा गलत। सारबाग की छतरियाँ जो कि बूंदी राज परिवार है, तो ये भी आपके सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी भाटा कहाँ स्थित है। तो हाथी भाटा जो है ये आपके टोंक के अंदर स्थित है और टोंक में भी काकोड़ में स्थित है, टोंक के काकोड़ में स्थित है और ये एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई यहाँ एक हाथी की पत्थर की मूर्ति है और इस स्थान का संबंध ऐसा कहते हैं कि पांडवों से भी रहा है। तो हाथी भाटा जो है इस स्थान को टोंक काकोड़ के अंदर स्थित है और इसका संबंध है वो पांडवों के काल से भी रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है, विषम निम्नलिखित में से विषम चुनिए। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो विषम है, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें विषम रहेगा आपके, देखो अगर इन दोनों के वर्गों का योग करोगे तो 13 के वर्ग के बराबर होता है, क्योंकि 25 प्लस 144 करोगे कितना हो रहा है 169, जो कि 13 का वर्ग है। यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग तीसरी के वर्गों के बराबर हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, लेकिन इसका अगर आप योग करोगे तो बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके विषम हो जाएगा भाई। बाकी सभी आपके एक समान है, लेकिन ये आपका रहेगा विषम युग्म। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, रवि श्वेता का भाई है। जो रवि है ये श्वेता का भाई है और ज्योति नीलम की बहन है और श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। तो नीलम सुभाष की पुत्री है और ज्योति रवि की माँ है। ज्योति है वो रवि की माँ है और मेष नीलम की एकमात्र बहन का पति है। तो मेष जो है वो नीलम की एकमात्र जो बहन है, इनके बहन का पति है और रोहित का सुभाष से क्या संबंध है। तो इसको अगर आप डायग्राम बना के देखोगे तो इसमें संबंध रहता है आपके पौत्र। जो रोहित है इसका सुभाष से क्या संबंध है, तो रोहित है वो सुभाष का पौत्र है भाई, पोता है, या दोहिता कह सकते हैं या पोता कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, 5 मित्र PQRS और T एक 5 फ्लोर के भवन के अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ग्राउंड फ्लोर की संख्या 1 है, फर्स्ट फ्लोर की संख्या 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर के फ्लोर की संख्या 5 है। तो S P के ठीक ऊपर रहता है, S और T के बीच केवल 2 मित्र रहते हैं और P सबसे नीचे के फ्लोर में रहता है। तो Q विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता है, तो R किस फ्लोर पर रहता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो R कौन से फ्लोर पर रहता है, तो इसमें आपके रहेगा कि R जो है वो तीसरे फ्लोर पर रहने वाला है भाई। तो R आ जाएगा आपके तीसरे फ्लोर पर। तो ये सबसे ऊपर रहेगा आपके T, क्योंकि इसने कहा कि S और T के बीच में केवल 2 मित्र हैं। तो S और T के बीच 2 मित्र हैं और इसी तरह सबसे ऊपर फ्लोर की संख्या 5 है और S P के ठीक ऊपर है। S है वो क्या है, P के ठीक ऊपर S है और इसके बाद बोल रहा है कि S और T के बीच में केवल 2 मित्र हैं। तो इनके यहाँ पर 1 मित्र, यहाँ 2 मित्र और T यहाँ पर, तो T और S के बीच में 2 मित्र रहेंगे। और फिर बोला है कि P सबसे नीचे के फ्लोर पर है, तो P सबसे नीचे आ गया और Q विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं है। तो विषम वाले पर नहीं है यानी कि 1, 2 और 3, तो 3 पर नहीं है तो 4 पे आएगा भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा Q और पीछे क्या बचा आपके पास, R बचा, तो R आ जाएगा आपके यहाँ पर। तो R कौन से फ्लोर पर रहा, तीसरे फ्लोर पर आपके R आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, यदि P बराबर प्लस Q बराबर माइनस R बराबर गुणा और S बराबर भाग है तो समीकरण 60
डैश 15 डैश 3 डैश 20 डैश 4 बराबर 20 में क्रमिक अंकों के बीच उचित संकेतन प्रविष्ट कीजिए। तो इनके जो रिक्त स्थान है इनके मध्य कौन सी संख्या आपके रहने वाली है, वही प्लस माइनस जो गुणा भाग है उसमें से आपको बताना है, और इनका जो आपकी काउंटिंग होगी जो गणना रहेगी लास्ट में वो 20 आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें लिख देना माइनस, और इनके बीच आ जाएगा माइनस, इनके बीच आएगा गुणा, और 20 और 3 के मध्य आ जाएगा आपके प्लस, और 20 और 4 के मध्य आ जाएगा आपके डिवाइड। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 20। तो इसमें रहेगा आपके सबसे पहले माइनस है तो सबसे पहले आएगा क्यू, तो सबसे पहले क्यू, उसके बाद देख रखा गुणा तो गुणा यानी कि आर, तो क्यू आर, फिर दे रखा है प्लस तो प्लस में आ जाएगा पी, तो क्यू आर पी एस ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर आपको दे रखा है निम्न श्रृंखलाओं का अगला पद होगा। तो निम्न श्रृंखलाओं का अगला पद कौन सा होगा वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है 17 19 23 29 31 और प्रश्नवाचक चिन्ह 41 और 43। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रहने वाला है, तो इसमें आपके रहेगी कि जो संख्या दे रखा है ये संख्या एक श्रृंखला बना रही है जो कि क्रमागत अभाज्य संख्या से बनी हुई है। ये क्रमागत अभाज्य संख्या आपको दे रखी है भाई। तो 31 के बाद जो क्रमागत अगली अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी आपके 37। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर आपको दे रखा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखी है आपको, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें जो आपके त्रिभुज रहेंगे इसमें देखो सबसे पहले तो जो बड़े बड़े त्रिभुज आपको दिख रहे हैं वो तो है 12 त्रिभुज, आप अच्छा काउंट कर लेना आराम से। तो 12 त्रिभुज रहेंगे बड़े त्रिभुज और 3 आ जाएंगे आपके छोटे त्रिभुज, और कुल मिलाकर आप देखोगे 15 त्रिभुज इसमें आपके रहने वाले हैं भाई। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 त्रिभुज इसमें आपके बिल्कुल सही है, चाहे आप काउंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई 14 नंबर आपको दे रखा है एक विशिष्ट कूट भाषा में MONOLATERALS को ये लिखा जाता है, ये आप शब्द देख लीजिए, इस शब्द को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इस शब्द को किस भाषा में या किस प्रकार लिखा जाएगा भाई। तो इसमें अगर आप कूट देखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ इन दोनों के मध्य रिलेशन मिलेगा आपको, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको इस शब्द का आगे शब्द बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, RABACBDASRA। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान में प्राचीनतम लेख युक्त शिला या पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो लेख युक्त जो शिला या पत्थर प्राप्त हुआ है ये मिला है अपने बड़दी से। जो बड़दी शिलालेख है ये सबसे प्राचीनतम था जो कि 443 ईस्वी पूर्व का रहता है भाई। ठीक है ना। और ये बड़दी शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है और भारत का दूसरा सबसे पुराना शिलालेख रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का तो सबसे पुराना और भारत का दूसरा सबसे पुराना। और ये अजमेर के बड़दी के निकट बिलोट माता का जो मंदिर है वहाँ से इसको प्राप्त किया गया था। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के इस अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, क्योंकि लिपि आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं कि भाई इसमें जो लेख लिखा हुआ है ये कौन सी लिपि का लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है बड़दी की जैसे आपको लेख मिला है बिलोट माता के मंदिर से बड़दी शिलालेख, वह उसकी जो भाषा है वो रहती है आपके ब्राह्मी भाषा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 बड़दी शिलालेख सबसे प्राचीनतम शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो त्रिआकृति 2 पुरुष 1 महिला युक्त 61 सिक्के गुरारा सिक्कर से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से जो आपके दे रखा है कि गुरारा सिक्कर से त्रिआकृति के चित्र मिले जिसमें 2 तो पुरुष है और 1 महिला बने हुए और इसमें 61 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये आप बिल्कुल सही बात है और पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा दे रखा है कि 3075 पंचमार्क सिक्के नगर टोंक से प्राप्त हुए हैं भाई। तो 3075 सिक्के नगर टोंक से प्राप्त हुए हैं, ये कथन आपके गलत है, क्योंकि 3075 सिक्के जो है वो रेड टोंक से प्राप्त हुए थे न कि नगर टोंक से। ठीक है। तो रेड टोंक से 3075 चांदी के पंचमार्क या फिर आहट मुद्राएं प्राप्त हुई थी। ठीक है ना भाई। और जो कि आप ये कह सकते हैं कि आहट सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार था उस समय, इसीलिए इसको भारत का प्राचीनतम सिक्के भी यहाँ से मिले थे। ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएगा गलत, नगर टोंक ना होकर के रेड टोंक रहने वाला है। फिर दे रखा आपको कि अपोलो चित्र युक्त इंडो ग्रीक मुद्रा आहट उदयपुर से प्राप्त हुई थी। तो ये भी आपके सही है। अपोलो के जो चित्र था वो यूनानी देवता अपोलो थे, उनका चित्र आहट उदयपुर से प्राप्त होता है। और यहाँ पर आहट
आहत एवं इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले थे भाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है। गुप्त शासकों की 6 स्वर्ण मुद्राएं भेड़ टोंक से प्राप्त हुई थी, तो ये भी सही है। गुप्त शासकों की 6 सोने की जो आपके सिक्के थे वो अपने भेड़ टोंक से प्राप्त हुए थे भाई, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये रहेगा आपके सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून एवं तलवारें प्राप्त हुई है? तो कौन सा स्थान है जहाँ से प्रचुर मात्रा के अंदर तांबे के हारपून और तलवारें प्राप्त हुई है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें मल्लाह। जो मल्लाह स्थान भरतपुर में पड़ता है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुतायत के अंदर हारपून और तलवारें प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सही उत्तर है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है, प्रारंभ में सांबर के चौहान शासक गुहिल शासकों के सामंत थे, यानी कि प्रारंभ में जो सांबर के चौहान शासक थे वो गुहिल शासकों के सामंत थे, तो ये कथन आपके बिल्कुल इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि सांबर के चौहान शासक जो थे वो गुहिलों के सामंत नहीं थे भाई, वो गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत थे, और गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों से चौहानों को मुक्त करवाया था और ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा दे रखा, चौहान शासक वाघपति राजद्वितीय ने मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। चौहान शासक जो वाघपति राज था वो वाघपति राजद्वितीय ने मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया था भाई, तो दूसरा कथन बिल्कुल आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा सही कथन, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल और केवल दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी? तो किस विद्वान ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी? तो इसमें आ जाएगा आपके जो राम कवि है, राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी, और ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी और ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है। मारवाड़ के चंद्रसेन पर तो मारवाड़ के चंद्रसेन पर मुगल आक्रमण के समय किस वीर योद्धा ने सोजत में मुगल सेना से लोहा लिया था? तो सोजत में चंद्रसेन पर मुगल आक्रमण के समय किस वीर योद्धा ने सोजत पाली के अंदर मुगल सेना से लोहा लिया था? तो इसमें आएगा आपके कल्ला जी। जो कल्ला जी थे, इन्होंने यहाँ पर सोजत पाली के अंदर मुगल सेना को बड़े ही अच्छे तरीके से हरा कर भेजा था भाई। तो नागौर दरबार से लौटकर चंद्रसेन जब भद्राचूर्ण में सेना को संगठित कर रहे थे, तब नागौर दरबार के बाद मुगल सेना ने भद्राचूर्ण पर आक्रमण करने का बोल दिया कि वहाँ चंद्रसेन है तो उस पर आक्रमण करके उसको खत्म कर दो। तो फरवरी 1571 में चंद्रसेन भद्राचूर्ण छोड़ करके सिवाना चले गए थे, और 1572 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह व राणा प्रताप के आक्रमण का खतरा देखते हुए अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का शासक या प्रशासक बनाकर गुजरात की तरफ भेजा था कि प्रताप गुजरात के मार्ग को रोककर हानि नहीं पहुंचा सके। तो 1573 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन करने हेतु शाह कुली खां के साथ, तो ये नाम ध्यान रखना है, शाह कुली खां के साथ, ठीक है, शाह कुली खां के साथ जगत सिंह केशवदास मेड़तिया बीकानेर के राज सिंह को भेजा, और ये सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित करके सिवाना पहुंची थी, यानी कल्ला राठौड़ को यहाँ पर इस सेना ने हरा दिया था भाई। तो इस मुगलों की सेना का सामना किया था कल्ला जी राठौड़ ने, जिन्हें 4 हाथ के लोक देवता भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ युद्ध दे रखे हैं आपको, इनको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करके बताना है भाई। तो सबसे पहले इसमें आपके रहेगा कि जो आपको दे रखा है सारंगपुर का युद्ध, सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध, तो इसमें सारंगपुर का जो विजय है ये होता है 1437 ईस्वी के अंदर में। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध सबसे पहले आ जाएगा इसमें, जो कि अपने महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य हुआ था सारंगपुर की विजय, तो सबसे पहले 3 नंबर। फिर इसमें आएगा आपके खातौली का युद्ध। तो खातौली का जो युद्ध है तो ये तो हो गया 1437 के अंदर भाई। ये सन सारे लिख लेना, एक खाली पेपर लेकर के जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं ना उन सभी युद्धों को क्रम वाइज लिख लो, सामने उनके सन लिख लो, और उसके पास एक कॉलम और बना के लिख लो कि किसके मध्य हुआ था। ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग आ रहे हैं भाई, चाहे आप युद्धों से ले लो, चाहे दुर्गों की ले लो कालक्रम के अनुसार, चाहे पुस्तकें हैं उनकी कालक्रम के अनुसार ले लो, या फिर लोक देवता का जन्म है उनके कालक्रम के अनुसार ले लो। इन 4 पर आप मेरे कहना मानो, इन 4 पर 4 पेपर लगेंगे आपके। ठीक है,
इसमें सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, एक बनाओ लोक देवता के लिए, लोक देवता का नाम, जन्म स्थान और जन्म, 3 चीज़ लिखनी है आपको। एक पेपर पे आपके सारे लोक देवता की आ जाएगा। दूसरे लो पेपर, उसमें आप ले दुर्गों को, सारे दुर्ग ले लो, इनका निर्माण कब हुआ था और किसने करवाया था, ताकि ये आपके कालक्रम के अनुसार जो है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे इससे। और फिर ले लो आप युद्ध वाले, जितने भी युद्ध हुए उनको लिखो, कालक्रम अनुसार लिख दो, और किसके मध्य हुआ वो लिख लो, ठीक है। और एक अपने जो ये अपने युद्ध वाला है, संधियों वाला है, एक्स्ट्रा में है, तो 3-4 पेज जो है इंपॉर्टेंट आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि कालक्रम के अनुसार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भाई, कुछ भी कर लो आप। और ये क्वेश्चन अगर आपके एक भी दुर्ग का अगर आपको पता नहीं है ना, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, फिक्स है। इसलिए सारे के सारे दुर्गों को लिख लो और रट्टा मार लो, ताकि 4 क्वेश्चन ये तो सही हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन सब छोड़ के आएंगे, और अगर आप करके आओगे ना तो आप बहुत आगे चले जाओगे और सिलेक्शन लेके जाओगे भाई। तो इसमें आपके रहेगा सबसे पहले 3 नंबर सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर, फिर आपके रहेगा खातौली का युद्ध जो कोटा के अंदर हुआ था, और ये 1517 ईस्वी के अंदर होता है। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा 2। फिर इसमें रहेगा आपके बाड़ी का युद्ध जो कि धौलपुर के अंदर हुआ था 1518 ईस्वी के अंदर, बाड़ी का युद्ध। इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। तो दोनों युद्धों के अंदर इब्राहिम लोदी है वो पराजित हुआ था, सांगा इसमें विजय रहा था। फिर आता है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो है ये होता है अपने 17 मार्च 1527 के अंदर, और ये तोप खाने और तुलगुमा पद्धति के कारण बाबर इसमें जीत जाता है और सांगे की इसमें हार हो जाती है। और इससे पहले ये तो इसमें आपके 4 नंबर आ जाएगा, और ये 1527 के अंदर होता है और मार्च के अंदर होता है भाई, ठीक है। और मार्च से पहले फरवरी के अंदर एक और युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध, जो कि भरतपुर में हुआ था, और फरवरी 1527 के अंदर वो भी सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ था, उसमें बाबर की हार हुई थी। तो इसमें आपका जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, हरिवंश पुराण में किस शासक को अवंती भूभृत कहा गया था। तो अवंती भूभृत है वो किस शासक को कहा गया, वो भी हरिवंश पुराण के अंदर। तो इसमें आ जाएगा आपके वत्सराज प्रत्यार जो है, इनको हरिवंश पुराण के अंदर अवंती भूभृत कहा गया था भाई। तो इसके बारे में थोड़ा और देख लो। तो वत्सराज नाग भट्ट प्रथम के वंश का चौथा शासक था। वत्सराज को प्रत्यार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि प्रत्यार, पाल, राष्ट्रकूट के मध्य शुरू हुआ था। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया था, और 783 ईस्वी के अंदर आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की थी, और हरिवंश पुराण में ही वत्सराज को अवंती भूभृत यानी कि अवंती का राजा कहा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें रहेगा आपके वत्सराज प्रत्यार, जिसको अवंती भूभृत कहा गया हरिवंश पुराण के अंदर, और इसकी रचना की थी आचार्य जिनसेन ने 783 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र पर वारिक वंश का शासक था। तो वारिक वंश का शासक है वो किस क्षेत्र में था। तो इसमें आ जाएगा आपके बयाना भरतपुर के अंदर वारिक वंश का शासन था। तो इसके बारे में थोड़ा और देखो। तो प्राचीन राजस्थान में वारिक वंश का शासन बयाना भरतपुर के अंदर था। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में वारिक या कह सकते हैं विष्णुवर्धन, या इनको कहते हैं विष्णुवर्धन वारिक माना जाता है, जो समुद्रगुप्त का सामंत था। ये भी आपको ध्यान रखना, जो वारिक था ना ये समुद्रगुप्त का सामंत था भाई। और बयाना के पास विजयगढ़ या विजय मंदिर गढ़ में मिले यूप स्तंभ के अभिलेख से पता चलता है कि वारिक विष्णुवर्धन ने पुंडरिक यज्ञ करवाकर ये स्तंभ खड़ा करवाया था। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये अपने विजयगढ़ के पास या विजय मंदिर गढ़ जो है इसमें एक यूप स्तंभ लगा हुआ है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वारिक विष्णुवर्धन ने पुंडरिक यज्ञ करवा करके ये स्तंभ लगवाया था भाई। तो वारिक वंश का शासन बयाना भरतपुर के अंदर था और समुद्रगुप्त के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है, प्राचीन काल में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ पद और उनके कार्य दे रखे हैं, आपको सुमेलित करके बताना है भाई। तो हाथी सेना का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे महाअश्वपति, जो कि बिल्कुल सही बात है। रथ सेना का प्रमुख, तो इसे रथ सेना का जो प्रमुख है इसे कहते थे आपके इस्यनपति, ठीक है। तो ये जो महाअश्वपति है, सॉरी ये गलत है भाई, इसमें हाथी सेना का प्रमुख होगा उसको तो कहते हैं पीलूपति, और अश्व यानी कि तो घोड़ों का प्रमुख था भाई, जो घुड़सवार सेना थी ना उसका प्रमुख था, इसे कहते थे महाअश्वपति। तो ये तो रहेगा आपके जो घुड़ सेना थी या घुड़सवार सेना थी उनका जो प्रमुख था उसे कहते थे महाअश्वपति, और हाथी की जो सेना थी इनका जो प्रमुख था इसे कहते हैं पीलूपति। क्या कहते हैं? पीलूपति कहते हैं, जो कि हाथी सेना का प्रमुख होता था।
और रथ सेना का प्रमुख तो इसे कहते हैं आपके सेनापति और सैन्यपति, और किले का जो प्रमुख है इसे कहते थे आपके कोटपाल। तो इसमें है कि सही सुमेलित है उसको बताना है ना, तो इसमें आपके एक ही सही सुमेलित है भाई, ये आपके जो रथ सेना का प्रमुख है ये इसमें रहेगा। बाकी हाथी सेना का प्रमुख पीलूपति हो गया, और महाअशुपति हो गया आपकी घुड़सवार सेना का प्रमुख, और किले का जो प्रमुख है ये रहेगा आपके कोटपाल। जो कोटपाल है वो रहता था आपके किले का प्रमुख। और पैदल सेना का प्रमुख इसको पीलूपति नहीं कहते थे, पीलूपति हो गया हाथी सेना का प्रमुख। तो पैदल सेना का जो प्रमुख होता था इसे कहते थे आपके पाइकाधिपति, पाइकाधिपति, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपके बिल्कुल सही सुमेलित रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो इसमें बोला है कि 1883 के अंदर उदयपुर के अंदर दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस परोपकारिणी सभा का सभापति महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने ये आंदोलन दिया था। तो इसमें आपके रहेगा मेवाड़ प्रजामंडल। जो मेवाड़ प्रजामंडल थे उन्होंने ये नारा दिया था, और मेवाड़ प्रजामंडल के भी अपने जो ये माणिक्यलाल वर्मा है, बलवंत सिंह मेहता है, इन सब ने मिलकर के ये नारा दिया था कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो और जनता का साथ दो। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो ये 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के निवास स्थान पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। बलवंत सिंह मेहता को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा देते हुए आंदोलन किया था, जिस पर मेवाड़ राज्य ने माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3 मेवाड़ प्रजामंडल का नारा रहता है भाई, जो कि 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में अलवर राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। तो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में अलवर राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, तो वो रहेंगे मास्टर भोलानाथ। कौन रहते हैं अभी, तो मास्टर भोलानाथ इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखो, तो भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को भरतपुर राज्य के शासक बजेंद्र सिंह से भी शासन छीन करके SN सप्रू को शासक बना दिया गया था। और 17-18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन किया गया था, जो कि भारत के केंद्रीय मंत्री NV गॉडगिल ने इसका उद्घाटन भी किया था। ठीक है ना भाई। और मत्स्य संघ की राजधानी बनी थी अलवर, और संघ का राजप्रमुख बने थे महाराजा धौलपुर उदयभान सिंह, और संघ का जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे शोभाराम कुंभावत। और मत्स्य के मंत्रिमंडल के अंदर रहते हैं, देखो, एक तो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर के थे, मास्टर भोलानाथ जो कि अलवर से थे, गोपीलाल यादव जो कि धौलपुर से थे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से थे, और चिरंजी लाल शर्मा करौली से थे। तो अलवर से एक ही बंदा था जिसका नाम है मास्टर भोलानाथ, और भरतपुर से भी एक ही बंदे थे जिनका नाम था जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है भाई। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2, गोपीलाल यादव और चिरंजी लाल, ये तो आए थे करौली से, और गोपीलाल यादव आए थे अपने धौलपुर से, और उनके साथ डॉक्टर मंगल सिंह भी आए थे धौलपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है, 31 मई 1925 को किस समाचार पत्र ने निमोचना हत्याकांड का संपूर्ण ब्यौरा प्रकाशित किया था। तो किस समाचार पत्र ने निमोचना हत्याकांड का संपूर्ण ब्यौरा प्रकाशित किया था। तो इसमें आ जाएगा आपके तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान ने इसका पूरा ब्यौरा है वो छापा था भाई। तो 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह ने निमोचना में आयोजित जो किसान सभा थी उस पर गोली चलवाने का आदेश दिया था, और परिणाम स्वरूप कई व्यक्ति है वो मारे गए थे, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति घायल भी हुए थे, और कईयों के घर जल गए थे, हजारों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस सब का जो विस्तृत विवरण है वो 31 मई 1925 को राजस्थान सेवा संघ का पत्र, समाचार पत्र तरुण राजस्थान में इसका पूरा जो ब्यौरा था वो प्रकाशित किया गया था भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके तरुण राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा, 1857 की क्रांति के दौरान अहुआ से कूच कर क्रांतिकारियों ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया, और इस दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्व करने वाले थे ठाकुर शिवनाथ सिंह। जब रेवाड़ी की ओर जा रहे थे तब इनका नेतृत्व और ठाकुर शिवनाथ सिंह कर रहे थे भाई।
तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में विद्रोह किया सबसे पहले। फिर 10 अक्टूबर 1857 को इन विद्रोही सैनिकों ने अहुआ से दिल्ली की ओर कूच किया और आसोप के ठाकुर जो थे शिवनाथ सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था और सेना ने रेवाड़ी पर अधिकार भी कर लिया था। लेकिन नारनौल हरियाणा के पास 16 नवंबर को इनकी सेना अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाती है और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठाकुर शिवनाथ सिंह। और शिवनाथ सिंह ने नारा भी दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किसने 1934 ईस्वी को अजमेर में सेवा आश्रम की स्थापना की थी? तो अजमेर में सेवा आश्रम की स्थापना करने वाले थे माणक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 3। तो माणक्यलाल वर्मा का जन्म 1897 ईस्वी को बिजोलिया ठिकाने के कायस्थ परिवार में हुआ था। शिक्षा पूर्ण कर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बिजोलिया ठिकाने में कर्मचारी के रूप में की थी। ठीक है ना। अजमेर के पास 1934 के अंदर माणक्यलाल वर्मा जी ने अजमेर के निकट नारेली गांव में सेवा आश्रम की स्थापना की। जनजातियों में शिक्षा के प्रसार हेतु डूंगरपुर में पाठशाला की स्थापना की और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक भी लिखी थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। और वर्मा जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने थे भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 माणक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है, और यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 रहेगा और शेषफल 3 होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप बड़ी संख्या x मान लो, छोटी संख्या को y मान लो, और इसको अगर आप भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के अगर फॉर्मूला रखोगे तो इसमें आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें बड़ी संख्या तो आपकी रहेगी 16 और छोटी संख्या आपको मिलेगी 7। तो इसमें आपको बड़ी संख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है। n का मान ज्ञात करें। तो n का आपको मान ज्ञात करना है। पहला दे रखा है, यदि n प्राकृत संख्याओं का योग 5000 है और n प्राकृत संख्याओं का योग Sn बराबर n कोष्टक n + 1/2 है, तो इसमें आपके कौन कौन से n का मान ज्ञात करने के लिए पर्याप्त रहते हैं वो आपको इसमें बताना है भाई। तो इसमें हमें दोनों ही पर्याप्त चाहिए, क्योंकि इसकी तुलना हम इसका जो योग है उससे कर लेंगे, तो इसमें आपके n का मान मिल जाएगा। तो इसमें दोनों ही पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 3, A और B दोनों पर्याप्त। तो इसकी तुलना करोगे तो आपको इसको n का मान मिलेगा, या तो एक को मिलेगा आपको 100, एक मिलेगा आपको -101। ठीक है ना। तो सॉल्व करके देख लेना भले आप 100 और 101, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है। यदि 750 को x, y और z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 बराबर 5:4:3 हो, तो क्रम से x, y और z का हिस्सा रुपये में ज्ञात कीजिए। तो इसमें रुपये में जो इसका हिस्सा रहने वाला है वो जब आप इसको अनुपात मान करके आगे सॉल्व करोगे तो इसका हिस्सा आ जाएगा आपके 305, 250, 195, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसके हिस्सों का आपके रहने वाला है भाई। तो इसको आपको सॉल्व करके देखना आराम से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है। एक पर्स में 455 रुपये है, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों क्रम से 2:4:5 के अनुपात में है। तो पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो आप ऐसा मान लो कि इसका संख्या x मान लो, अनुपात दे रखा है x मान लो, तो इसमें आ जाएगा आपके 1 रुपये के 2x और 2 रुपये के 4x और 5 रुपये के 5x। जब आप इनकी वैल्यू से गुणा करोगे तब 455 रुपये थे, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो 2x वाला जो है ये तो भाई 1 रुपये की संख्या है, तो इसको 1 से गुणा करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। प्लस कर देना आप जो आपका ये 4x आएगा जो कि 2 रुपये की संख्या आ जाएगी, इसको 2 से गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और प्लस कर देना आपको 5x जो कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या गुणा करना 5 से, ताकि इसकी 5 रुपये के कितने सिक्के थे उनकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। और इनका टोटल जो था ना वो 455 था। तो इसकी तुलना जब आप करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है। तो इसका आंसर आपके रहेगा कि जो आपको 2 रुपये के सिक्कों की संख्या थी वो आ जाएगी आपके 52। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है। अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, कोई संख्या है उसका 70% में आप 70 जोड़ रहे हो, तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो संख्या रहने वाली है वो आ जाएगी आपके 50, क्योंकि 50 का 70% अगर आप करोगे और इसमें 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, 50 संख्या वह रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है।
कि कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेलों में है तथा कुल छात्रों में 10% की रुचि नृत्य में है। 10% की रुचि तो है नृत्य के अंदर और 12 की है खेलों के अंदर तथा छात्रों का 3/4 रुचि गायन में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं तो इसमें आपका रहेगा कि 12% तो खेल के अंदर है, 10% नृत्य के अंदर है और जो पीछे दे रखा कि छात्रों का 3/4 वो रुचि गायन के अंदर है। तो 3/4 यानी कि 75%। तो ये आपके गायन के अंदर है और शेष कितना बचा भाई 12 प्लस 10 प्लस 75 अगर माइनस करोगे तो पीछे रहेगा 3% जो कि है आपके 15 छात्र। तो 3% अगर 15 छात्र हैं तो आप इसमें से 1% ज्ञात कर लो और फिर इनका आपस में गुणा करवा दो 100 से, तो आपके आ जाएगा कुल छात्र। तो इसमें कुल छात्र रहेगा आपके 500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर आपको दे रखा, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं और 20 है वो फेल हो गए हैं। तो किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए और दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए हैं उनकी कितनी है? तो प्रतिशतता आपको पूछा है। तो इसमें देखो पहले विद्यार्थी के अंदर तो आपके 75% विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने हुए भाई 25%। ठीक है, तो 25% जो है वो 20 विद्यार्थी है, ये तो आप मानते हो ना। तो 25% बराबर 20 विद्यार्थी और तो 1% याद कर लो, फिर उसको आप 100 से गुणा कर दो। तो इसमें आपके रहेगा लगभग देखोगे तो आप 25 बराबर 20 आ जाएगा और 1% बराबर 20/25 हो जाएगा और 100 बराबर 20/25 गुणा 100 करोगे तो 25 100 को काट देगा 4 बार और 4 गुणा 20 80। तो 80 विद्यार्थी है वो 100% के अंदर है, तो आपके 80 विद्यार्थी इसमें रहने वाले हैं। तो 80 विद्यार्थी कुल है और दूसरे विद्यार्थी के अंदर और पहले विद्यार्थी की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक है भाई। तो पहले हम 80 बैठे, दूसरे में 100 बैठ जाएंगे, तो दूसरे के अंदर हो गए 100 विद्यार्थी। तो पहले विद्यालय में पास कितने हुए तो 75%। तो 80 का 75 हो गया आपके 60 और दूसरे विद्यालय में पास हुए अपने इससे 10 विद्यार्थी अधिक, तो 60 वहाँ पास हुए, इससे हो गया 70 पास। तो पहले विद्यालय में तो 60 पास, दूसरे विद्यालय के अंदर 70 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो दूसरे विद्यालय में पास की प्रतिशतता अगर देखी जाए तो 70 पास हुए थे, उसमें से 100 गुणा 100 कर दो, 100 में 70 पास हुए तो कितना आ गया 70% आ गए। तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 38 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/193। तो इसका बराबर कितना होगा? तो इसमें रहेगा आपके 5/39। जब आप इनका योग करोगे या फिर इसमें से आप प्लस से लेके कर लो या फिर इसमें से अगर कोई कॉमन आ रहा है कोई चीज़ तो उसको कॉमन लेके भी आप कर सकते हो। तो कॉमन लेके अगर करोगे तो इसमें आपके आंसर मिलेंगे आपको 5/19, सिर्फ 5/39 न कि 19। ठीक है, तो 5/39 आपके इसका आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर आपको दे रखा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कोट में से सत्य कोट का आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इस सम्मेलन का आयोजन 14 से 15 सितंबर को गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो इस सम्मेलन का आयोजन 14 से 15 सितंबर को गांधीनगर गुजरात में किया गया था, जो कि आपके गलत है भाई, क्योंकि इसका आयोजन जो है ये 14 से नहीं 25 से लेकर 28 सितंबर 2025 को हुआ था और वो भी भारत मंडपम नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, तो ये इसका गलत रहेगा अभी 25 से 28 सितंबर 2025 को हुआ था और भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो पहला कथन गलत हो गया। न्यूजीलैंड व सऊदी अरब इस सम्मेलन में सहयोगी देश थे। तो बिल्कुल इसका जो सहयोगी देश थे वो न्यूजीलैंड व सऊदी अरब रहता है। इस सम्मेलन की थीम प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी रखी गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसका ये चौथा संस्करण था, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है भाई। इसका जो संस्करण था ये आपके चौथा संस्करण रहता है भाई। तो इसमें आपके पूछा है सत्य कथन कौन से हैं, तो बी, सी और डी। तो बी, सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके इसमें सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा है, सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो BCCI का जो अध्यक्ष चुना गया था वो आता है मिथुन मन्हास। सितंबर 2025 के अंदर BCCI का जो अध्यक्ष है ये मिथुन मन्हास को चुना गया था और जब ये अध्यक्ष बने थे उस समय हमने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो हमारे शॉर्ट वीडियो जो है वो करंट अफेयर के आधारित रहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर जा करके देखिएगा।
तो इसमें आपके अध्यक्ष बने थे मिथुन मनास, ठीक है ना, जो कि बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष मिथुन मनास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है। भारतीय तटरक्षक जहाज यानी कि ICGS अदम्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य रहता है इसमें से आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले आपको दे रखा है 19 सितंबर 2025 को पारादीप बंदरगाह उड़ीसा पर इसे कमीशन किया गया था। तो 19 सितंबर 2025 को पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर इसको कमीशन किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही बात है भाई। तो पहला कथन सत्य है। ये अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गश्ती पोत FPV श्रृंखला का तीसरा जहाज है। तो ये FVP जो है यानी कि तीव्र गश्ती पोत, इसका पहला जहाज है भाई, न कि तीसरा जहाज। तो ये कथन आपके इसमें हो जाएगा गलत। और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन करके बनाया गया था। तो ये भी सही बात है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको स्वदेशी रूप से डिज़ाइन करके बनाया गया था भाई। तो A और C सत्य है और B है इसमें असत्य है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A व C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है। 27 सितंबर को आयोजित यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद मानव और जीवमंडल के 37वें सत्र के दौरान भारत के किस जीवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो किस जीवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के जीवमंडल रिजर्व के अंदर विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो इसमें आपका आंसर रहेगा कि शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसको इस नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया था भाई, जो कि 27 सितंबर को शामिल किया था और ये 37वें सत्र के दौरान शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसका 37वां सत्र था, उसके दौरान इसको वो शामिल किया गया था और शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कोड से सही कथन का आपको चयन करके बताना है। कौन सा सत्य नहीं है उसका बताना, देखो कौन सा सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है कि यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया था। तो ये जो आपके सूचकांक था, ये इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही बात है भाई। जारीकर्ता जो था वो इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड एनवायरनमेंट रहता है। दूसरा दे रखा कि ये इस सूचकांक का पहला संस्करण था। तो ये पहला संस्करण न होकर के ये 19वां संस्करण था भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा संस्करण था भाई? तो 19वां संस्करण रहता है। इस सूचकांक में आयरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा था, तो इसमें आयरलैंड शीर्ष स्थान पर नहीं रहा था। इस सूचकांक में आइसलैंड जो था वह शीर्ष स्थान पर रहा था और उसका स्कोर था 1.095। 1.095 स्कोर के साथ आइसलैंड, न कि आयरलैंड। तो आइसलैंड ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया था भाई। और इस सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर रहा है। तो भारत 115वें स्थान पर रहा है, ये कथन आपके बिल्कुल सही बात है भाई। भारत 115वें स्थान पर रहा है और इसका स्कोर था 2.229, ये इसका स्कोर रहता है और 115वें स्थान पर। तो इसमें आपके बी और सी जो है ये दोनों कथन असत्य रहने वाले हैं, ए और डी जो है ये दोनों कथन आपके सही रहने वाले हैं भाई। तो इस सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया था, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पूछा है आपको सत्य नहीं है, तो सत्य इसमें आपके बी और सी नहीं था, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूर्ण किए? तो भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध के 60 वर्ष पूर्ण किए? तो इसमें आ जाएगा आपके सिंगापुर के साथ। किसके साथ भाई? तो सिंगापुर के साथ इन्होंने 60 वर्ष है वो पूर्ण कर लिए थे, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है। 22 सितंबर को विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो 25 सितंबर को विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिए गए थे
और किस संबंध में निम्नलिखित को दिया गया था उसमें आपको सम्मिलित करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है स्वर्ण पुरस्कार। तो स्वर्ण पुरस्कार जो है ये मिला था रोहिणी, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, और इसमें आपकी तो बिल्कुल सही सम्मिलित है। फिर दे रखा है अपने रजत पुरस्कार। तो रजत पुरस्कार मिला था आपके पश्चिम मजलिसपुर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इस समय निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। तो इसमें एक रहेगा, इसमें आपके दो रहेगा। और जूरी पुरस्कार, तो जूरी जो पुरस्कार है ये मिला था पलसाना गुजरात को, और इसके साथ एक और मिला था पलसाना गुजरात को मिला था, और मिला था इसको सुवाकाती जो है, जो कि उड़ीसा के अंदर रहता है, सुवाकाती उड़ीसा में पड़ता है ये, उसको भी ये जूरी पुरस्कार मिला है भाई, ठीक है ना, उड़ीसा। तो सुवाकाती उड़ीसा और पलसाना गुजरात को जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 हो गया। 46 नंबर आपको दे रखा है 48वीं राजस्थान स्टेट सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 48वीं राजस्थान स्टेट सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर तक करौली में किया गया था। तो इसका आयोजन है वो 28 से 30 अक्टूबर तक करौली में किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। और इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब श्री गंगानगर जिले की टीम में जीता था। तो ये भी सही कथन है, पुरुष वर्ग का जो खिताब है ये श्री गंगानगर जिले की टीम ने जीता था भाई। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं, तो ए और बी दोनों। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 नंबर आपको दे रखा है 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के जेवलियन थ्रो संदीप सिंह ने F44 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। इस हेतु उनका स्कोर कितना था? तो जो अपने रजत पदक विजेता है F44 कैटेगरी के अंदर जेवलिन थ्रो संदीप सिंह ने जीता था, तो इनका जो स्कोर था वो कितना था ये आपसे पूछा गया है। तो इनका स्कोर रहेगा आपके 62.67%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इस पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। 62.67% जो है ये इनका स्कोर रहने वाला है भाई। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 आपको दे रखा है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला, और इसमें सत्य कथन कौन से हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है इसका आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसका 8वां संस्करण था, तो ये कथन भी सही है। इसकी थीम पोषण स्वस्थ जीवन का आधार रखी गई थी, ये कथन आपके गलत हो जाएगा। और इस पोषण माह में राजस्थान ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो राजस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं किया था, राजस्थान है वो सेकंड स्थान पे रहा था भाई। तो इसमें आपके ए और बी कथन सत्य है, सी और डी कथन असत्य है। तो आपको पूछा सत्य कथन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 नंबर आपको दे रखा है विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट की थीम ये जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक सेक्टर है वो जो कि आपके सम्मिलित नहीं रहता है? तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि कृषि खाद्य प्रणाली में रूपांतरण। तो कृषि खाद्य प्रणाली में रूपांतरण ये इसका सेक्टर रहता है। शिक्षा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, तो शिक्षा व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था ये भी आपके इसका जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत एक सेक्टर रहता है। जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, तो जल सुरक्षा और जो अनुकूलता है ये इसका आपके सेक्टर नहीं रहेगा भाई। और स्वास्थ्य और कल्याण ये भी इसका सेक्टर रहता है। तो इसमें जन कल्याण और सामाजिक जो आपके सशक्तिकरण है, जो कि इसकी थीम ए है इसकी, और थीम बी रहती है त्वरित विकास समृद्धि एवं रोजगार सृजन, और थीम सी रहती है भविष्य उन्मुख राजस्थान आधारभूत अवसंरचना व सतत विकास, और थीम डी रहती है संवर्धक नीति वित्त और शासन। इन थीम के अंदर आपके सेक्टर्स बताए गए हैं। उस प्रकार जन कल्याण और जो सामाजिक सशक्तिकरण थीम थी, जो कि थीम ए है, इसके तहत 4 सेक्टर बताए गए थे। वो 4 कौन कौन से थे? तो एक तो अपने आ गया कृषि और खाद्य में रूपांतरण, एक आ गया शिक्षा व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, तीसरा आ गया स्वास्थ्य एवं कल्याण, और चौथा इसमें आपके रहेगा सामाजिक सशक्तिकरण व समावेशन। सामाजिक सशक्तिकरण व समावेशन इसका चौथा सेक्टर रहेगा। जबकि जल और सुरक्षा और अनुकूलता जो है ये आपके
थीम सी जो थी अपने भविष्य उन्मुख राजस्थान आधारभूत अवसंरचना व सतत विकास, उसका सेक्टर रहता है जल सुरक्षा एवं अनुकूलता। ठीक है ना भाई। तो इसमें आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका सेक्टर सम्मिलित नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है। 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा युद्धाभ्यास सेंटिनल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया। तो सेंटिनल स्ट्राइक का जो आयोजन है वो 30 से लेकर 28 अक्टूबर को होता है और इसका आयोजन अपने महाजन रेंज बीकानेर में किया गया था। जो शक्ति कमांड है सप्त शक्ति कमांड द्वारा महाजन रेंज बीकानेर में युद्धाभ्यास सेंटिनल स्ट्राइक का आयोजन किया गया था। तो इसमें आ जाएगा महाजन रेंज बीकानेर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म कौन सा उसका आपको चयन करके बताना। एक तरफ दे रखे हैं पुरस्कार, सामने दे रखे हैं उनके विजेता। तो यंग कंट्री अवार्ड तो ये रहते हैं अपने विजेता रूमा देवी जो कि बिल्कुल संगत है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 ये मिला था डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को, तो ये भी आपके बिल्कुल संगत है। राजस्थानी भाषा साहित्य और सम्मान, तो राजस्थानी भाषा साहित्य और सम्मान का जो पुरस्कार है ये राजेंद्र सिंह खंगारोत को नहीं मिला था भाई, ये पुरस्कार मिला था डॉक्टर कालूराम देशवाली। किसको मिला था? डॉक्टर कालूराम देशवाली जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये इसमें रहेगा आपके असंगत। और राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार, तो राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार मिला था ओम गौड़ को, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर आपको दे रखा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के किस संस्थान को हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो पीएम मोदी ने पीएम जो सेतु योजना थी इसके तहत कौन से संस्थान को हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। तो इसमें आ जाएगा आपके ITI भरतपुर, जो ITI भरतपुर है इसको हब के रूप में विकसित करेंगी तथा करौली, धौलपुर, कामा और भरतपुर को स्पोक केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा भी की है भाई। तो इसमें राजस्थान के ITI न कि IIT भाई, तो ITI भरतपुर को इसमें आपके हब बनाया जाएगा और धौलपुर, करौली, कामा और भरतपुर इसको स्पोक केंद्रों के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर स्पोक केंद्र बनाए जाएंगे। तो धौलपुर, करौली, कामा, भरतपुर, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ITI भरतपुर को हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर आपको दे रखा है। शहरी सेवा शिविर 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपके इसमें सत्य रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। ठीक है ना। पहला कथन दे रखा, इन शिविरों का आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, इन शिविरों का जो आयोजन है वो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक किया गया था। इन शिविरों का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मालवीय नगर जयपुर में किया गया था। तो इन शिविरों का जो शुभारंभ है ये अपने राजस्थान के CM साहब मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने मालवीय नगर जयपुर से किया था भाई। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। इन शिविरों के दौरान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया गया था। तो इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी नगरीय निकायों के अंदर लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया था। तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य है, तो आ जाएगा A, B और C, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 54 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखा आपको मरुस्थल, सामने दे रखी उसकी अवस्थिति। तो इसमें कौन सा मरुस्थल कौन सा किससे सम्मिलित रहता है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है मोजावे मरुस्थल। तो मोजावे मरुस्थल रहता है उत्तरी अमेरिका के अंदर। तो इसमें आ जाएगा आपके 1 नंबर। नेगेव, तो नेगेव जो मरुस्थल है ये इसमें आ जाएगा आपके इजराइल एशिया के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। सिम्पसन, तो सिम्पसन रहता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इसमें भी आ जाएगा 3 नंबर। ग्रेट सैंडी, तो ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है ये आपके चीन के अंदर नहीं है अभी। अच्छा, इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना था। ठीक है, तो इसमें जो आपके ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ये चीन के अंदर नहीं है भाई, ये है अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को विश्व की प्यासी भूमि भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही खतरनाक वाले मरुस्थल है अभी वहाँ पे। तो इसको विश्व की प्यासी भूमि, तो ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल ही यहाँ पे सबसे बड़ा विस्तृत रहता है। तो ये आपका रहेगा इसमें असंगत या फिर असुमेलित। तो नीचे देखो कौन से ऑप्शन दिया रखे हैं, तो कितने सही सुमेलित है। तो इसमें 3 तो सही सुमेलित है और एक चौथा जो था वो इसमें सुमेलित नहीं था। तो इसमें आ जाएगा आपके केवल 3, ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 55 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। तो विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके जो ग्रीनलैंड है ये तप्त स्थल नहीं रहता भाई, क्योंकि विश्व में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 36 जैव विविधता तप्त स्थल है, जिनमें ग्रीनलैंड शामिल नहीं है। इसमें आपके कोकेकस, न्यू कैलेडोनिया, मेडागास्कर तथा हिंद महासागर द्वीप जैव विविधता तप्त स्थल शामिल रहते हैं, लेकिन ये ग्रीनलैंड इसमें आपके शामिल नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3, और वर्तमान में 36 है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है महासागरीय जलमार्ग, एक तरफ दे रखा है आपको बंदरगाह दे रखा है, बंदरगाह अवस्थित, ठीक है। तो कौन सा जलमार्ग पर कौन सी बंदरगाह स्थित है वो आपको सुमेलित करके बताना है भाई। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो उत्तरी अटलांटिक जो जल मार्ग है इस पर आपके बंदरगाह लिस्बन, जो कि बिल्कुल सही है। स्वेज नहर, तो स्वेज नहर के ऊपर आपके डाककर बंदरगाह नहीं है भाई, इस पर रहती है आपके पोर्ट स्वेज या पोर्ट तौफीक, या तो है पोर्ट स्वेज और इसके साथ एक और है जिसका नाम है पोर्ट तौफीक। ये दो जो बंदरगाह ये स्वेज नहर पर स्थित है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, पोर्ट स्वेज, ये तो है पोर्ट स्वेज, इसके नाम से ही है। एक आता है फोर्ट तौफीक, फोर्ट एंड बंदरगाह, तो फोर्ट तौफीक है और फोर्ट स्वेज है, तो ये इसमें आपको सम्मिलित नहीं रहेगा। दक्षिणी अटलांटिक, तो इसकी आती है मोंटेवीडियो, और पार प्रशांत, तो पार प्रशांत का बंदरगाह आ जाएगा आपके मनीला। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है, 1992 में रियो डी जनेरिया में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन इस रूप में माना जाता है। तो ऐतिहासिक सम्मेलन है वो किस रूप में माना जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या फिर कह सकते हैं रियो डी जनेरिया, जो कि ब्राज़ील के अंदर हुआ था 1992 के अंदर। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है ना भाई। और इसके तहत UNFCCC के तत्वावधान में हुए सम्मेलन में जैव विविधता पर ऐतिहासिक कन्वेंशन UNCBD भी हुआ था। तो इसमें रहेगा आपकी पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है, एक कथन दे रखा है और उसका फिर 2 कथन दे रखे हैं, और नीचे आपको दे रखा है कि कौन सा कथन इसमें आपके सही है, वो इसमें से आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है कथन ए कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर पैराबैंगनी यानी कि UV अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं कि ऑक्सीजन परमाणुओं से क्रिया द्वारा ओजोन बनाती है, ठीक है। दूसरा दे रखा कथन 2 कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को ओजोन के घटने से जुड़ा हुआ माना गया है। तो ओजोन के घटने से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो इसमें आपके बिल्कुल दोनों ही कथन है वो सत्य रहते हैं, क्योंकि CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से ओजोन का विखंडन होता है, जिससे वो इसमें ओजोन जो है O3 ये O2 और ऑक्सीजन के अंदर है वो विखंडित हो जाता है भाई। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य रहते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। और ओजोन परत के क्षरण के कारण अगर देखा जाए तो इसमें ओजोन क्षरण के उत्तरदायी कारकों का अवरोही क्रम इस प्रकार रहता है कि सबसे ज़्यादा क्षरण करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रियोन, उसके बाद हेलोन्स, फिर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3, फिर आएगा मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फिर आता है मिथाइल ब्रोमाइड, फिर आता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर आता है सक्रिय क्लोरीन गैस का जो कि CFC के विघटन से बनता है। एक अणु ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। इनका जो एक अणु होता है ना वो ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है, ये आप ध्यान रखना इसका। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कथन A व B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर आपको दे रखा है, नदियों के किनारे बसे निम्नलिखित शहरों पर विचार करें और केवल असुमेलित जोड़े का चयन करें। कौन सा जोड़ा असुमेलित है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। एक तरफ दे रखे शहर, सामने दे रखी है नदी। तो न्यूयॉर्क शहर, तो न्यूयॉर्क शहर जो है ये अपने सीन नदी पर स्थित नहीं है भाई, न्यूयॉर्क शहर स्थित है अपने हडसन नदी पर। तो ये हडसन जो नदी है इस पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है, और सीन नदी पर है पेरिस स्थित। तो ये ध्यान रखना, सीन नदी पर कौन सा शहर है, तो सीन पर आता है अपना पेरिस, पेरिस है लास्ट में से आ रहा है, तो से सीन नदी, ठीक है। और न्यूयॉर्क में आ जाएगा हडसन नदी, लाहौर के अंदर लाहौर आ जाएगा रावी नदी पर, लंदन आ जाएगा आपके टेम्स नदी पर, रोम आ जाएगा अपने टिम्बर नदी पर। तो ये सब ध्यान रखना है, पेरिस है सीन नदी पर, न्यूयॉर्क है हडसन नदी पर, लाहौर है रावी नदी पर, लंदन है टेम्स नदी पर, रोम है टिम्बर नदी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर आपको दे रखा है,
60 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं प्रमुख नगर। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको चयन करके बताना है भाई। तो मध्य अटलांटिक प्रदेश जो है ये आपके बाल्टीमोर कहलाता है, प्रमुख नगर बाल्टीमोर रहता है, बिल्कुल सही। डेट्रॉयट प्रदेश तो इसमें रहेगा आपके बफेलो। और न्यू इंग्लैंड प्रदेश, तो न्यू इंग्लैंड जो प्रदेश है इसका रहता है आपके बोस्टन, तो ये भी आपके सही है। और पिट्सबर्ग क्लीवलैंड प्रदेश, तो पिट्सबर्ग क्लीवलैंड जो प्रदेश है इसका सिएटल जो है वो देश वो इसका प्रमुख शहर नहीं है भाई। इसका जो प्रमुख शहर है वो रहता है एक तो पिट्सबर्ग, एक रहता है यंगस्टाउन, एक रहता है क्लीवलैंड। इसके 3 है वो नगर है वो प्रमुख है, जिसमें एक तो इसका नाम आ गया पिट्सबर्ग, एक इसका पीछे वाला नाम आ जाएगा क्लीवलैंड, और एक इसमें रहेगा आपके यंग्स टाउन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है, जापान के क्वांडो मैदान में कौन सा औद्योगिक केंद्र स्थित है। तो जापान के क्वांडो मैदान क्षेत्र में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थित है। तो इसमें आ जाएगा आपके जापान के अंदर स्थित कौन सा वो पूछा है, तो इसमें रहेगा आपकी कावासाकी। कावासाकी जो है ये अपने क्वांटो मैदान में स्थित है जो कि जापान के अंदर स्थित है भाई। और यावाता, तो यावाता जो है ये किताक्युशु मैदान में स्थित है। और नागोया, तो नागोया जो है ये नागोया प्रदेश में स्थित है। ओसाका है वो किंकी प्रदेश में स्थित है भाई। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कावासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से IUCN द्वारा घोषित लुप्त जाति नहीं है। तो IUCN द्वारा घोषित लुप्त जाति कौन सी नहीं रहती है वो आपको चयन करना है। तो इसमें जो लुप्त जाति नहीं है तो वो रहेगा अंडमानी जो टील है, ये लुप्त होने वाले अभी नहीं है भाई। ठीक है ना। तो लुप्त जातियाँ कौन कौन सी होती है, तो वे जातियाँ जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, यानी कि भाई जहाँ जो परिवेश या जो आवास इनके रहने के लिए बहुत अनुकूल था और वहाँ पर अगर आपने ढूंढा और एक भी अगर वहाँ पे इनकी प्रजाति नहीं मिलती है, एक भी वहाँ पर जीवित जीव नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रजाति है वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। जैसे कि एशियाई चित्ता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, टोडो पक्षी है, राइनिया पादप है और गोल्डन डॉट है। तो ये सारे के सारे क्या है कि अभी लुप्त हो चुके हैं। ठीक है ना। जबकि अंडमानी जो टील है ये लुप्त नहीं हुई है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आपके लुप्त प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में स्थित महान झील जलमार्ग का भाग नहीं है। तो कौन सी झील है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित महान झील जलमार्ग का भाग नहीं है। तो इसमें आपके रहेगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है ये इसका है वो आपके भाग नहीं रहता, जो कि उत्तरी अमेरिका की महान झील जलमार्ग है इसका हिस्सा नहीं रहती है। तो इसमें आपके जो महान झील जलमार्ग है ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा व USA के बीच 5 महान नदियाँ, जो 5 महान नदियाँ हैं उनके द्वारा ये जलमार्ग बनाए जाते हैं, जो जल परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी है वो देखो, एक तो नदी है झील कौन कौन सी है, तो एक झील है सुपीरियर झील, एक है मिशिगन झील, एक है ह्यूरॉन झील, एक है ईरी झील, एक आते हैं इसमें आपके ओंटारियो झील। एक तो होगी सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी और ह्यूरॉन झील। ठीक है ना। इन झीलों के किनारे स्थित औद्योगिक नगर इस जलमार्ग का लाभ उठाते हैं भाई। तो इसमें आपके विक्टोरिया झील इसका भाग नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको पेपर सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं और इसका जो विस्तार सॉल्यूशन आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दे रखा 64 नंबर कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है उसका आपको चयन करना है भाई। एक तरफ दे रखे हैं महाद्वीप, एक तरफ दे रखे हैं उनके निम्नतम बिंदु। तो एशिया महाद्वीप का जो निम्नतम बिंदु है वो रहता है मर्द सागर। ठीक है ना। जो डेड सी है ये एशिया का सबसे गहरा बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का, तो अफ्रीका महाद्वीप का रहता है अस्साल झील। तो अफ्रीका महाद्वीप का अगर सबसे गहरा बिंदु देखा जाए तो इसकी अस्साल झील जो है ये इसका सबसे गहरा बिंदु रहता है भाई। उत्तरी अमेरिका, तो इसमें आपके उत्तरी अमेरिका में रहेगा मृत घाटी। मृत घाटी सबसे गहरी पॉइंट है उत्तरी अमेरिका का। और यूरोप के अंदर, तो यूरोप में रहेगा आपके कैस्पियन सागर, नेकी बैटले ट्रेंच। इसमें आपका रहेगा कैस्पियन जो सागर होता है ना, जो कि यूरोप में स्थित है, ये यूरोप का सबसे निम्नतम या सबसे गहरा पॉइंट रहता है भाई। और जो बैटले ट्रेंच है ना, ये रहता है अटार्कटिक जो है, अटार्कटिक, ये अटार्कटिक का सबसे निम्नतम बिंदु है। तो ये भी ध्यान रखना, ये किसका बिंदु है निम्नतम, तो अटार्कटिक जो महाद्वीप है उसका ये सबसे गहरा बिंदु रहता है बैटले ट्रेंच।
और यूरोप का रहेगा आपके कैस्पियन सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 आपको दे रखा है। UNEP विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेज़बान देश था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो मेज़बान देश था ये रहता है आपके इसमें दक्षिणी कोरिया, जिसको कोरिया गणराज्य भी कहते हैं और दक्षिणी कोरिया भी कहते हैं। इसकी जो थीम थी इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो रहती है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को या प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। ठीक है ना, तो इसकी थीम भी ध्यान रखनी है, इस थीम पूछी जा सकती है भाई, और ये दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से इटली का मैनचेस्टर कहलाता है। तो इटली का जो मैनचेस्टर है ये कहलाता है मिलान शहर। जो मिलान है इटली के अंदर, इसको इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। और इटली का जो डेट्राइट है, यानी कि डेट्राइट, इटली का डेट्राइट किसे कहते हैं, तो वो आ जाएगा आपके तुरीन। ये तुरीन जो है ना, इसको कहते हैं इटली का डेट्राइट। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके भी आए हुए हैं कई बार कि इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो मिलान। इटली का डेट्राइट किसे कहते हैं, तो तुरीन को कहते हैं भाई। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो भरोच से ऊंची है और रघुनाथगढ़ से नीची है। यानी कि रघुनाथगढ़ से नीची, तो रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो तो 1055 रहती है, आप सभी को पता ही होगा। और भरोच जो है इसकी रहती है अपने 752 मीटर। तो इसके मध्य ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सीरावास इसकी तो चोटी सबसे कम रहती है। बैराट तो ये भी नहीं आएगी, बरवाड़ा ये भी नहीं आएगी, लेकिन खो जो है इसकी ऊंचाई रहती है 920 मीटर। ठीक है, तो 920 मीटर खो की ऊंचाई है जो कि इन दोनों के बीच में स्थित रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं कुछ प्रमुख चोटियों की ऊंचाई आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। मालखेत सीकर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई 1052 मीटर रहती है। लोहागढ़ जो कि झुंझुनू के अंदर स्थित है और 1051 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है। भोजगढ़ झुंझुनू के अंदर है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर रहती है। खो जयपुर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। भरोच अलवर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई 792 मीटर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है। हाड़ौती पठार के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। तो हाड़ौती पठार के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य रहता है भाई। तो बूंदी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है। तो बिल्कुल बूंदी पर्वतमाला एक पर्वत श्रेणी जो है ये एक दोहरी पर्वतमाला रहती है। डाबी पठार कोठा बूंदी पहाड़ियों के मध्य स्थित रहता है, तो ये भी कथन सत्य है भाई। रामगढ़ क्रेटर जो है ये शाहबाद उच्च क्षेत्र स्थित एक विशिष्ट भू आकृति है, तो ये कथन भी सत्य है। नदी निर्मित मैदान हाड़ौती प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति है। तो नदी निर्मित जो मैदान है हाड़ौती प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति रहती है, तो ये इसमें आपकी गलत है, क्योंकि नदी निर्मित जो मैदान होते हैं ना ये हाड़ौती प्रदेश की सबसे बड़ी भू आकृति है, न कि सबसे छोटी। तो ये कथन आपके इसमें रहेगा असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है। निम्नलिखित नदी संबंधित जिला में से असुमेलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौन से जिले से संबंधित नहीं है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा आपको भैरवी। भैरवी नदी है प्रतापगढ़ जिले से संबंधित। मोरेल नदी है डूंगरगढ़ जिले से संबंधित, डूंगरपुर जिले से संबंधित। और मोरेल नदी जो है ये अपने जालौर से नहीं है भाई, मोरेल नदी रहती है जयपुर जिले से संबंधित। तो ये कथन आपको हो जाएगा असुमेलित। और सीता, तो सीता जो नदी है, सीता नहीं सोता नदी, तो सोता नदी आ जाएगी अपने अलवर जिले के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। सोता नदी कहाँ पे है, तो सोता नदी अलवर के अंदर स्थित है। नई नदी है भाई, अभी नया नया नाम सुना है सोता नदी, तो ये अपने अलवर के अंदर स्थित है भाई। तो इसका असुमेलित होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम यानी कि अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। यानी कि जो इनका संगम होता है ना बनास नदी का, जो कि रामेश्वर के अंदर होता है, सवी माधोपुर में चंबल नदी मिल जाती है वहाँ पे। तो अगर वहाँ से हम अगर इसके मूल स्थान की ओर या उद्गम स्थल की ओर आए तो इनकी नदियों का जो इनकी सहायक नदियाँ हैं उनका किस क्रम में ये मिलने वाली है। तो इसमें आपके रहेगा सबसे पहले रहेगी इसमें मासी नदी, फिर आएगा खारी नदी, फिर आएगा कोठारी नदी, फिर आएगा मेनाल नदी। ठीक है ना, ये इनकी सहायक नदियों का क्रम रहने वाला है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा है।
राजस्थान में निम्न में से अवरोधी बालुका स्तूपों का विस्तार क्षेत्र है। तो राजस्थान में निम्न में से अवरोधी बालुका स्तूपों का विस्तार क्षेत्र कहाँ पे है? तो इसमें आपके रहेगा, तो इनका विस्तार क्षेत्र जो है ये आ जाएगा। एक तो इसमें आपके पुष्कर तथा बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में रहता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा रहता है नाग पहाड़ या बिच्छुन जो पहाड़ है, यहाँ पर भी अवरोधी बालुका स्तूप पाए जाते हैं भाई। और जोबनेर जो है यहाँ पर भी आपके बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आप ए, बी और सी, ठीक है ना। तो अवरोधी बालुका स्तूप होते क्या, देखो तो अवरोधी बालुका स्तूप जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अवरोध, यानी कि किसी ना किसी कोई ऐसी चीज़ है उसके बाधा बनने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी औदा, जैसे बाधा कैसे बन सकते हैं, कोई पेड़ है तो उस पेड़ के सारे मिट्टी या वो इकट्ठी हो गई, या कोई छोटी झाड़ी है उसके सारे मिट्टी इकट्ठी होकर के बालू का स्तूप बन गया, या मान लो कोई पर्वत है उसके सारे मिट्टी है वो इकट्ठी होकर के एक बालू का स्तूप बन गया, या मान लो कोई भवन है उसके किनारे उड़ उड़ के आकर के उसके सारे है वो मिट्टी रुक जाती है, तो वहाँ पर भी बालू का स्तूप बन सकता है। तो इस प्रकार जो उत्पन्न जमाव से निर्मित बालू का स्तूप होता है उसको अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। इन बालू का स्तूपों को जीवा अवशेष बालू का स्तूप माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीवा अवशेष बालू का स्तूप किसे कहते हैं? अवरोधी बालू का स्तूपों को जीवा अवशेष बालू का स्तूप भी कहते हैं। और इसमें प्रमुख क्षेत्र रहते हैं, जैसे पुष्कर हो गया, नाग पहाड़ हो गया, बूढ़ा पुष्कर हो गया, बिच्छुन पहाड़ हो गया, जोबनेर हो गया, सिकर की पहाड़ियाँ हो गया। यहाँ पर आपको अवरोधी बालू का स्तूप बहुतायत में मिलने वाला है भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला अपने कुल क्षेत्रफल के 1% से कम क्षेत्र पर वन आवरण रखता है? तो अपने 1% से भी कम क्षेत्र पर वन आवरण रखता है तो वो जिले रहते हैं आपके इसमें। एक तो आ जाएगा इसमें आपके चूरू जिला, इसका वन आवरण रहता है 0.45%, ठीक है, सबसे कम यहीं पे है भाई। इसके बाद रहेगा अपने जोधपुर के अंदर, यहाँ पर भी 0.49% वन आवरण रहता है। इसके बाद रहेगा बीकानेर के अंदर, तो यहाँ पर भी 0.86% वन आवरण रहता है। फिर आ जाएगा अपने नागौर के अंदर, तो नागौर में रहेगा 0.96%। तो इन चारों जिलों के अंदर 1% से कम वन आवरण है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जैसलमेर के अंदर भी आपके 0.89% है, और हनुमानगढ़ के अंदर भी आपके 0.95% है। यानी कि इन जो 6 ज़िले हैं, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, तो इन 6 जिलों के अंदर राजस्थान में 1% से भी कम वन आवरण प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर कि ए, बी, सी, डी चारों इसमें आपके 1% से कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से धौलपुर करौली बाघ परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है। तो धौलपुर करौली बाघ परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र कौन सा नहीं रहता है? तो इसमें आ जाएगा आपके रामसागर वन विहार। तो रामसागर वन विहार जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि धौलपुर करौली बाघ परियोजना में सम्मिलित जो क्षेत्र है वो एक तो है कैला देवी अभयारण्य, एक है राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य, एक है आपके कुदिन्ना रक्षित वनखंड। जो कुदिन्ना रक्षित वनखंड है ये भी है, और ये भी रहता है और ये भी रहता है, लेकिन रामसागर वन विहार जो है ये इसमें शामिल आपके नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो वो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन आपके इसमें असत्य रहता है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन 300 से 1200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है ये 300 से लेकर 1200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा दे रखा उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आधे प्रतिशत से भी कम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो उस उपोष्ण पर्वतीय वन रहते हैं वो राजस्थान के 50% से भी कम प्रतिशत पर पाए जाते हैं, तो ये कथन भी सत्य है भाई। और उप उष्ण पर्वतीय वन मानसूनी वनों के उपनाम से भी जाने जाते हैं। तो उप उष्ण कटिबंधीय वन आते हैं, उप उष्ण पर्वतीय वन, ये राजस्थान के अंदर ये आपके मानसूनी वनों के नाम से नहीं जाना जाता भाई, इनको जाना जाता है शुष्क पतझड़ी वन, ठीक है। शुष्क पतझड़ वन भी इनको कहा जाता है, तो न कि आपको मानसूनी वन। तो इसमें यह कथन आपके रहेगा गलत, क्योंकि इसमें उप उष्ण पर्वतीय वनों को मानसूनी वन नहीं कहते हैं। इसमें रहता जैसा ना उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उनको मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। ये कथन ही मतलब ये गलत दे रखा है, जो आपको दे रखा है ना उष्ण पर्वतीय वन, तो उनको नहीं कहते हैं, उप उष्ण पर्वतीय वनों को नहीं कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो वन होते हैं उनको कहते हैं मानसूनी वन, ठीक है ना। समझ आ गया होगा आपको। तो ये कथन आपके रहेगा गलत।
फिर दे रखा है आपको राजस्थान के शुष्क सागवान वन सर्वाधिक बांसवाड़ा वन खंड में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में शुष्क सागवान के जो वन है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा वन खंड में पाए जाते हैं। तो ये कथन भी सत्य है भाई। आपको पूछा था असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में लेपर्ड रिजर्व परियोजना में शामिल नहीं है। तो लेपर्ड रिजर्व परियोजना के अंदर कौन सा स्थल है वो शामिल नहीं रहता है। तो इसमें आपके ये तो झालाना ये इसमें आपके सम्मिलित रहता है, जो कि राज्य का प्रथम तेंदुआ रिजर्व रहता है भाई, ठीक है ना। और नाहरगढ़ भी शामिल है, आमागढ़ भी इसमें आपके शामिल है। तो ये तीनों तो आपके शामिल रहते हैं। और ये तीनों कहाँ पर स्थित है, तो ये तीनों जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और इसके अलावा एक लेपर्ड रिजर्व परियोजना जयसमंद अभयारण्य के अंदर भी है, जो कि लेपर्ड सफारी के नाम से जाना जाता है, जो कि जयसमंद अभयारण्य है। और जयसमंद अभयारण्य जयसमंद झील के किनारे स्थित है, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित रहता है भाई। लेकिन कवाल जी जो है, कवाल जी यहाँ पर कोई भी लेपर्ड रिजर्व परियोजना शामिल नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 76 आपको दे रखा है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ कथन दे रखा है, इसमें से कौन सा कथन है वो सही है, वो आपको इसमें बताना है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है कि यह इस मिट्टी में लवणता की उच्च प्रतिशतता पाई जाती है। तो इस मिट्टी के अंदर जो लवणता है इसकी है वो आपके प्रतिशतता बहुत ही कम पाई जाती है भाई, ठीक है, न कि उच्च प्रतिशतता। तो ये कथन तो हो जाएगा आपके इसमें गलत। और ये मृदा गेहूँ, कपास, बाजरा और तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहती है। गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, कपास हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, तंबाकू हो गया, इनके लिए ये ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहती है या फिर उपयुक्त रहती है। तो ये कथन हो गया आपके गलत, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है। और इसमें ज़्यादा दे रखा तो ये भी गलत हो जाएगी। इस मृदा में चूना, पोटास, लो अंश भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर एक तो चूना हो गया, पोटास हो गया, लो अंश है वो ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तथा जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है और जो जैविक अंश होते हैं ना, उनकी इस मिट्टी के अंदर कमी पाई जाती है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही रहेगा भाई। और 4 नंबर दे रखा, इस मृदा का निर्माण लावा के दरारी उद्गार से हुआ था। तो ये कथन भी आपके गलत है भाई, क्योंकि इसे कच्चारी या रेतीली दोमट मृदा भी निर्माण लावा के दरारी उद्गार से हुआ है। तो ये कथन इसमें आपके गलत है भाई, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, इसका निर्माण होता है कि जो नदियाँ बहकर आती है तो अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, तो वहाँ पर जहाँ ये मैदानों के अंदर आकर के समाप्त होती है, वहाँ पर ये इन मिट्टियों का निर्माण होता है। तो ये अपने दरारी उद्गार, जो कि लावा के दरारी उद्गार से नहीं है भाई। तो ये कथन आपके इसमें गलत रहेगा भाई। तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन जो है या तीसरा कथन जो है ये इसमें सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3। और एक बात और की जो जलोढ़ मिट्टी है इसका रंग जो है वो हल्का लाल भूरा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इस जलोढ़ मिट्टी को कच्छारी मृदा भी कहते हैं, रेतीली दोमट मृदा भी कहते हैं, कांप मृदा भी कहते हैं, और जलोढ़ मृदा तो कहते ही हैं भाई। तो इसके उपनाम भी ध्यान रखना है, किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो इसमें आपके रहेगा एक तो जालौर के अंदर, एक पाली के अंदर, एक नागौर के अंदर। तो पाली, जालौर, नागौर के अंदर आपके ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसके अलावा भी जैसे जालौर है, पाली है, नागौर यहाँ भी पाई जाती है। और डीडवाना कुचामन में भी ये मिट्टी पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, ब्यावर में पाई जाती है, और सिरोही जिला में भी ये मिट्टी पाई जाती है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखा है कोपेन के जलवायु प्रदेश के संकेताक्षर, और सूची 2 में दे रखे आपको संबंधित जिला। तो कौन से जिले में कौन सा वर्गीकरण अपने कोपेन के द्वारा किया गया था वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, जैसे मान लो कि ये है राजस्थान का मैप, ठीक है, सेम तो नहीं बनेगा लेकिन आप समझ लो कि ये राजस्थान का मैप है। इसमें अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर इसका रहता है BWHW, ठीक है, जो पश्चिमी भाग है वो रहता है BWHW। इसके बाद जो आएगा अरावली वाला भाग और अर्ध मरुस्थलीय मैदान वो रहता है अपने BSHW, ठीक है। ये तो हो गया अपने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये आ गया आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर जो इसमें आपके हाड़ौती वाला और दक्षिण वाला जो भाग है ये छोड़ देना 2, और
जो बीच वाला जो मैदानी भाग है वो इसमें रहेगा आपके CWG, ठीक है ना। तो ये दो बच्चे पीछे दक्षिणी मैदान या दक्षिणी जो भाग है माई नदी वाला मैदान और हड़ौती वाला प्रदेश, इसमें आपके रहेगा AW। तो अब इसमें आप मिलान करके बताओ कि कौन सा सुमेलित नहीं है या फिर इसको कौन सा सुमेलित हो सकता है। तो सबसे पहले AW, तो AW में रहेगा आपके जो अपने हड़ौती वाला प्रदेश है उसमें से या फिर दक्षिणी राजस्थान के अंदर, तो इसमें कौन सा हो सकता है आप बताओ। तो इसमें आपके रह जाएगा AW, तो फिर दक्षिण में आ गया प्रतापगढ़ आ गया ना, तो इसमें एक हो जाएगा BSHW। तो BSHW यानी कि आपके अर्धशुष्क, तो अर्धशुष्क में आ जाएगा आपके नागौर वाला, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। फिर दे रखा BWHW, तो ये जो उत्तरी भाग में गंगानगर हनुमानगढ़ दे रखे थे ये इसमें आ जाएगा आपके BWHW के अंदर, तो इसमें 3 नंबर हो गया। और CWG यानी कि जो मैदानी भाग है इसमें आ जाएगा आपके करौली, तो इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर। करौली को ध्यान रखा डांग की रानी भी कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है। 79 में आपको दे रखा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह से 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। तो कौन से जिलों के समूह से 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। तो इसमें आ जाएगा आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां और कोटा। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां व कोटा जो जिले हैं यहाँ से 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाली जो समवर्षा रेखा है ये यहाँ से गुजरती है भाई। तो इससे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 नंबर, ठीक है ना। और अगर आपको पूछे कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो ये गुजरेगी अपने जैसलमेर और फड़ौदी से, ठीक है, 2 जिले। और पूछे अगर 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, गंगानगर। और पूछे 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, यहाँ से गुजरती है अपने 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और अगर आपको पूछ ले कि 90 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो इसमें रहेगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा, झालावाड़ और बारां, यहाँ से गुजरती है अपने 90 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट जो समवर्षा रेखाएं रहती है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है भाई। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 हो गया 9, 80 नंबर देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सी भारत में कॉफ़ी की एक प्रमुख किस्म है। तो भारत के अंदर कॉफ़ी की जो प्रमुख किस्म रहती है वो इसमें आ जाएगी आपके रोबस्टा। रोबस्टा भारत के अंदर कॉफ़ी का एक प्रमुख किस्म रहती है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एक तो रोबस्टा रहती है, एक इसमें रहती है अरेबिका। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके अरेबिका का पूछा जा सकता है। तो कॉफ़ी की जितनी भी प्रमुख किस्में वो आपको सारी लिख लेनी है भाई। तो इसमें एक तो होगी रोबस्टा, एक होगी आपके अरेबिका, एक आ गई आपके लिबेरिका। तो एक इसमें रहेगी आपकी कौन सी, लिबेरिका। तो ये तीनों किस्में है वो कॉफ़ी की किस्म है और ये भारत की प्रमुख कॉफ़ी की किस्में रहती है भाई। और भारत अधिकतम उत्तम किस्म की अरेबिक जो किस्म है इसका केवल 3.7% उत्पादन करता है। जो सबसे उत्कृष्ट किस्म है वो तो है अरेबिक और इसका भारत है वो 3.7% उत्पादन करता है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके रोबस्ट का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। भारत में स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना भी है भाई। तो पहला कथन दे रखा है कि उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति 33 सागर के स्थान पर हिमालय के निर्माण से पूर्व हुई है। तो हिमालय के निर्माण के पूर्व नहीं हुई है, हिमालय के निर्माण के पश्चात हुई है। कैसे हुई है भाई, तो हिमालय के निर्माण के पश्चात इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये कथन भी हो गया आपके गलत। फिर दे रखा प्रायद्वीपीय पठार अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहता है। तो ये कथन भी आपके हो गया भाई, इसमें आपके असत्य है। प्रायद्वीपीय पठार पर क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा का जमाव हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल आपके सही है। प्रायद्वीपीय जो पठार है इस पर क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा था, ज्वालामुखी का इसका जमाव हुआ था। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के बाढ़ से हुआ है। तो इसमें नदियों के बाढ़ से इसका निर्माण नहीं हुआ है भाई, इसका निर्माण हुआ है कि ये जो पश्चिमी तट है मैदान ये जलमग्न तटीय मैदान है। यहाँ पर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि तीव्र ढाल के कारण नदियाँ ज्वरंतमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये कथन हो गया आपकी गलत। और तीसरा कथन आपके सत्य है। आपको पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आपके केवल और केवल 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 82 नंबर कि अधोलिखित में से असंगत युग्म का चयन करो।
तो अधोलिखित में से असंगत युग्म का आपको चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा दर्रा, सामने दे रखा जुड़ाव कि भाई जो दर्रा है वो कौन कौन से शहरों को जोड़ता है। तो जो पाल घाट है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और सिनकोट घाट जो है ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। पाल घाट, तो वापस पूछ रहा है पाल घाट, तो पाल घाट आपके इसमें रहेगा कोयम्बटूर से मदुरई, तो ये कथन आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि पाल घाट हमने पहले ही देखा था कि मुंबई से नासिक को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये कथन आप इसमें असंगत युग्म कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। और भोर घाट, तो भोर घाट है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। किसको जोड़ता है भाई? तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है भोर घाट, तो ये कथन भी आपके सत्य है भाई। तो इसमें असंगत युग्म पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका आपके असंगत युग्म हो जाएगा कि पाल घाट, तो पाल घाट रहेगा आपके मुंबई से नासिक के मध्य, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन आपके सेम दे रखे हैं, तो इसमें कोई या तो मिस प्रिंट हो गया होगा या फिर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन इसका जो असंगत युग्म है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 ही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। तो कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है भाई? तो इसमें आ जाएगा आपके सतलज से काली नदी के मध्य। जो कुमाऊं हिमालय रहता है ये सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य का जो भाग रहता है हिमालय का, उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो हिमालय है इसे कहते हैं असम हिमालय। और सिंधु से सतलज नदी के मध्य का जो हिमालय है इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। और काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य का जो आपके हिमालय है इसे कहते हैं सिक्किम हिमालय, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका कोई भी आ सकता है। तो कुमाऊं हिमालय आ जाएगा सतलज से काली नदी के मध्य, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, सतपुड़ा श्रेणी स्थित विभिन्न पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान करें। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की विभिन्न पहाड़ियाँ दे रखी है आपको, इसमें आपको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम है वो चयन करके बताना है कि भाई पहाड़ियों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो इस प्रकार है। तो इसमें रहता है सबसे पहले आता है आपके राजपीपला, ठीक है, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले पश्चिम से पूछा है तो पश्चिम में गुजरात रहता है भाई, तो गुजरात की पहाड़ी राजपीपला सबसे पहले आ जाएगी। फिर रहेगी आपकी महादेव पहाड़ियाँ, तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये रहती है आपके धूपगढ़, ठीक है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये महादेव भी सतपुड़ा श्रेणी का ही एक पहाड़ी है या फिर चोटी है। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो वो रहती है धूपगढ़। फिर आती है मैकाल, तो मैकाल जो है ये पूर्वी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में ये दोनों पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर भी रहती है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी रहती है, यानी कि दोनों के बॉर्डर पर रहती है, इसे कहते हैं मैकाल की पहाड़ियाँ। तो अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो सबसे पहले गुजरात, फिर एमपी का पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका रहेगा राजपीपला, महादेव और मैकाल। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें आपके पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, चावल, भारत में चावल की शरदकालीन फसल को कहा जाता है। तो भारत में चावल की जो शरदकालीन फसल है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपके ओस कहा जाता है भाई। भारत में चावल की जो शरदकालीन फसल होती है उसे ओस के नाम से जाना जाता है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको ओस भी कहते हैं और या फिर इसको कुंवारी भी कहते हैं, ठीक है। शरद ऋतु होती है, इस शरद ऋतु में ये फसलें काट ली जाती है, इसलिए इसको ओस या फिर कुंवारी भी कहते हैं। और ये अक्टूबर नवंबर के अंदर काटी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक तो हो गया शरदकालीन, एक होती है आपके शीतकालीन। तो शीतकालीन जो फसल होती है उसको कहते हैं अमन या फिर अगहनी। अमन या फिर अगहनी जो है ये होती है शीतकालीन फसल, जो कि शीत ऋतु में काटी जाती है, अर्थात दिसंबर जनवरी में काटी जाती है। और सर्वाधिक उत्पादन इसी फसल का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और एक आती है बोरो, तो बोरो जो है ये रहती है आपके ग्रीष्मकालीन फसल, जो कि ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है, अर्थात अप्रैल और मई के अंदर। और अत्यंत कम उत्पादन इससे होता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके पूछा है शरदकालीन तो ओस या फिर कुमारी फसल, और अमन और अगहरी शीतकालीन फसल, बोरो रहेगी आपकी ग्रीष्मकालीन फसल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नहीं की जाती है। ये आपके इसमें रहता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 के अंदर आपके इसका उल्लेख रहता है। और ये नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। इसका अर्थ है कि राज्य में संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है।
और राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी यह प्रावधान कनाडा से लिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। कहाँ से लिया था? तो कनाडा से ये संविधान जो है वो लिया गया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बने रहते हैं। तो ये दोनों कथन आपके सत्य रहेंगे भाई, बी और सी। लेकिन ये ऑप्शन जो है कथन ए दे रखा है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, तो ये कथन आपके गलत है भाई। तो इसमें आपके रहेगा आंसर नंबर, असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, केवल और केवल एक कथन असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो न्यूनतम अगर कार्यकाल वाले अगर देखा जाए तो इसमें आपके रहेगा कि न्यूनतम कार्यकाल तक राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे थे, वो आपको इसमें बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा मिलाप चंद जैन। जो मिलाप चंद जैन थे ये कार्यवाहक राज्यपाल थे और न्यूनतम समय तक रहने वाले थे, ठीक है ना। ये तो होता है भाई, राज्यपाल भी 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया स्थायी राज्यपाल, तो स्थायी राज्यपाल के अंदर देखा जाए सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो वो रहते हैं सरदार दरबारा सिंह। तो स्थायी राज्यपाल हो गया एक, तो एक होता है इसमें अतिरिक्त कार्यभार, एक रहता है आपके कार्यवाहक राज्यपाल। तो राज्यपाल के भी 3 आप इसमें कार्यकाल कह सकते हैं या फिर 3 प्रकार से इनको नियुक्ति की जा सकती है, वो भी आप कह सकते हैं। तो इसमें देखा जाए स्थायी राज्यपाल में सबसे कम अगर कार्यकाल देखा जाए तो वो है सरदार दरबारा सिंह। अतिरिक्त कार्यभार के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे कम कार्यकाल रहता है टीवी राजेश्वर का, जो कि रहता है 7 दिन, और दरबारा सिंह का रहता है 23 दिन का, ठीक है। और कार्यवाहक राज्यपाल जो है इसमें थे अपने मिलाप चंद जैन, और इनका कार्यकाल रहा था आपके 10 दिन का, जो कि इन तीनों का आपके अपनी अपनी श्रेणी के अंदर सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 मिलाप चंद जैन, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे और 10 दिन का कार्यकाल रहा था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का आपको चयन करना कि कौन सा कथन इसमें आपके असत्य रहने वाला है। सबसे पहला दे रखा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान भैरव सिंह शेखावत की सरकार को सर्वाधिक बार बर्खास्त किया गया था। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान भैरव सिंह शेखावत जो है इनको सर्वाधिक बार बर्खास्त किया गया था, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है भाई। दूसरा आपको दे रखा है कि प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के दौरान राजस्थान विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। तो प्रथम जो अपने हुआ था ये राष्ट्रपति शासन, इस दौरान इनको है वो विधानसभा को भंग नहीं किया गया था, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। और इस समय जो राज्यपाल थे ना 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 मध्य, तो इसमें राज्यपाल तो थे अपने संपूर्णानंद, और फिर बने थे सरदार हुक्म सिंह जब ये खत्म हुआ उस समय, और सीएम साहब थे मोहनलाल सुखाड़िया, और ये चौथी विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत के कारण इसको लागू किया गया था भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कथन भी सत्य हो गया। तीसरा आपको दे रखा कि राजस्थान में अब तक 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो 5 बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, अब तक राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। और कौन कौन सी बार लगा था वो आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो लगा था अपने 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के मध्य, राज्यपाल थे संपूर्णानंद और सरदार हुक्म सिंह, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, और कारण रहता है चौथी विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत। दूसरी बार लगा था 30 अप्रैल 1977 से 26 जून 1977 के मध्य, राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, और जब इसको हटाया उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, और मुख्यमंत्री थे इस समय हरिदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। हरिदेव जोशी सीएम थे लेकिन सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, कारण आता है केंद्रीय निर्देश से, ठीक है। तीसरी बार लगा था 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 के मध्य, राज्यपाल रहते हैं रघुकुल तिलक, और ये ऐसा कार्यकाल या ऐसी अवधि थी जिस समय मतलब प्रत्येक बार देखोगे कि लगा उस समय राज्यपाल अलग थे और हटा उस समय राज्यपाल अलग थे, लेकिन तीसरे राष्ट्रपति शासन में रघुकुल तिलक ही लगा उस समय भी रघुकुल तिलक थे, और जब हटाया उस समय भी रघुकुल तिलक ही राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, कारण रहता है केंद्रीय निर्देश से। चौथी बार लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के मध्य, राज्यपाल रहते हैं एम चन्ना रेड्डी, और फिर बने थे बीच में धनिक लाल मंडन, फिर बने थे बलिराम भगत, ठीक है। इस कार्यकाल या फिर इस राष्ट्रपति शासन के दौरान 3 राज्यपाल बन चुके थे। मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत की सरकार, इसको भी बर्खास्त कर दिया गया था, कारण रहता है बाबरी मस्जिद का विवाद। तो ये 4 बार अब तक राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, न कि 5 बार। तो ये कथन हो गया गलत।
राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय डॉक्टर संपूर्णानंद राज्य के राज्यपाल थे। बिल्कुल, जब लगा था उस समय संपूर्णानंद थे, हटा था उस समय सरदार हुक्म सिंह थे। ठीक है ना भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी सत्य है। इसका असत्य कथन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 89 आपको दे रखा है। एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा ने निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के साथ कार्य नहीं किया था? तो एयर चीफ मार्शल जो ओपी मेहरा थे, उन्होंने किस मुख्यमंत्री के साथ कार्य नहीं किया था? तो इसमें आ जाएगा आपके जगन्नाथ पहाड़िया के साथ कार्य नहीं किया था भाई। तो इसमें जो इनका कार्यकाल रहता है अपने ओपी मेहरा साहब का, ये शिवचरण माथुर के समय भी कार्य कर रहे थे, क्योंकि 1985 से 1985 जो नवंबर था, मतलब फरवरी 1985 से नवंबर 1985 के मध्य जो कार्यकाल था वो शिवचरण माथुर के समय इनका कार्यकाल रहता है। और फिर हीरालाल देवपुरा आते हैं, जो कि आते हैं जुलाई 1981 से फरवरी 1985 के मध्य। तो हीरालाल देवपुरा के समय इन्होंने है वो कार्य किया था। और हरिदेव जोशी तो इसमें रहता है आपके 3 मार्च 1985 से, सॉरी ये तो 85 हीरालाल देवपुरा वाला हो गया। और फिर आता 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक हरिदेव जोशी के समय ये भी अपने कार्य कर रहे थे ओपी मेहरा साहब। तो हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी, इन तीनों के साथ कार्य ओपी मेहरा ने किया है, लेकिन जगन्नाथ पहाड़िया के साथ नहीं किया था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और कौन सा कोट इसमें से आपके सत्य रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। ठीक है, पहला दे रखा कि राज्य निर्वाचक आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या 65 की वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहाँ तक रहता है। तो इसमें यह गलत दे रखा कि 6 वर्ष। तो इसका कार्यकाल जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त का, ये 6 वर्ष न होकर के 5 वर्ष होता है भाई। 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वहाँ तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। तो ये कथन आपको हो जाएगा गलत। दूसरा दे रखा अनुच्छेद 243 टय का दूसरा भाग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, केवल और केवल बी सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 आपको दे रखा है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किनका कार्यकाल कर में से न्यूनतम व सर्वाधिक रहा था? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसका कार्यकाल है वो न्यूनतम रहा या फिर किसका कार्यकाल सर्वोत्तम रहा था, उनके बारे में आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहले रहता है कि इसमें सर्वाधिक लंबा कार्यकाल देखा जाए तो इसमें रहेगा आपके अमर सिंह जी का। अमर सिंह राठौड़ जो है इनका कार्यकाल सर्वाधिक था, और नेक राम जो भसीन था इनका कार्यकाल न्यूनतम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहेगा। और ये प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बने थे अमर सिंह राठौड़, जो कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था, और उन्होंने जुलाई 1994 के अंदर नियुक्त हुए थे और मार्च 2000 तक इनका कार्यकाल रहता है भाई। और नेक राम भसीन जो है ये जुलाई 2000 के अंदर पदासीन होते हैं, और सितंबर के अंदर जुलाई में बने थे और सितंबर 2002 के अंदर इनको हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल हो जाएगा सही, न्यूनतम और सर्वाधिक कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 आपको दे रखा है। आरपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार आयोग के कम से कम आधे सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो। तो ये क्वेश्चन इसमें दे रखा था कि भाई पहला कथन ये था, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपके सत्य रहता है वो आपको इसमें से बताना था। तो पहला कथन आपके इसमें बिल्कुल सही बात है, सत्य रहेगा। तो पहला कथन सत्य है कि 316 के अनुसार कम से कम आधे सदस्य वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। तो पहला कथन सत्य है भाई। दूसरा कथन आपको दे रखा है कि अनुच्छेद 315(4) के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करती है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। तो इसके तहत भी आपके सहमत हो सकेगा, तो 315(4) के अनुसार रहता है। तो ये भी कथन आपके इसमें सही रहने वाला है भाई। और तो ए और बी जो है इसमें दे रखा कि 315(4) के अकॉर्डिंग यदि किसी राज्य का राज्यपाल, विधानमंडल नहीं, किसी राज्य का राज्यपाल अगर संघ लोक सेवा को बोले तब ये होता है, ये गलत है भाई।
राज्य की विधानमंडल दे रखा था, लेकिन नहीं, इसमें रहेगा आपके राज्य का राज्यपाल। अगर राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो भी सकेगा। तो ये विधानमंडल के कहने पर नहीं होता है, राज्यपाल के कहने पर होता है। ठीक है भाई। फिर आपको दे रखा सी कथन, तो ये दूसरा कथन गलत है भाई। ठीक है ना। सी दे रखा कि 316(3) के अनुसार 316(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पद अवधि की समाप्ति पर उस पद का पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो उस पद पर है पुनर्नियुक्ति का पात्र वह नहीं होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको पूछा है कि सत्य कथन कौन से हैं, तो ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या फिर 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के स्थान पर 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो किया गया था। यानी कि पहले इनका कार्यकाल 6-60 था, फिर इस किस संशोधन के द्वारा 6-62 किया गया था वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें रहेगा आपका 41वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से 62 वर्ष बढ़ा करके 62 वर्ष की आयु तक कर दिया गया था। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद को संविधान अधिनियम 1978 की धारा 28 द्वारा 20/6/1979 से विलोपित किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं 44वां संशोधन। तो इसमें आपको बताना है कि किस अनुच्छेद को इसमें हटाया गया था या फिर विलोपित किया गया था। तो इसमें रहेगा आपके अनुच्छेद 217 का भाग 2 का भाग ग, इस अनुच्छेद को हटाया गया था भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। और ये जो आपके खंड हटाया था ना, ये किससे संबंधित था पूछा जा सकता है। तो ये रहता है अपने जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनकी योग्यताओं से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना। तो ये उनकी योग्यताओं से जुड़ा होने के कारण इसको हटा दिया गया था कि वो गह के अंदर था कि राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेता होना चाहिए। तो इस भाग जो गह भाग था इसको हटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। ठीक है ना। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपना प्रशासन स्वयं करता है। उच्च न्यायालय जो है वो अपना प्रशासन स्वयं करता है। तो बिल्कुल सही बात है, स्वयं करता है। और उच्च न्यायालय में कार्यरत जो कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी स्वयं उच्च न्यायालय ही करता है। यानी कि जो अभी हाईकोर्ट की फोर्थ ग्रेड की भर्ती आ रखी है, इसका निर्धारण भी हाईकोर्ट ने खुद नहीं किया है भाई। ठीक है, कि इस प्रकार ये प्रक्रिया होनी चाहिए और इसका एग्ज़ाम भी इसी के थ्रू होता है। यानी कि हाईकोर्ट का जो भी एग्ज़ाम होगा वो सारा का सारा ये स्वयं ही प्रशासित करते हैं, स्वयं ही कंट्रोल करते हैं। दूसरा दे रखा है कि उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है। तो उच्च न्यायालय उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण भी करता है, जो कि आर्टिकल 227 के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है भाई। तो ये कथन भी आपके सत्य है। फिर दे रखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। तो इसमें दे रखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकार द्वारा देय होते हैं, परंतु इनकी पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, न कि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है ना। तो ये कथन आपको हो जाएगा इसमें असत्य कथन। और आपको पूछा है कि कौन से कथन सत्य है, तो इसमें रहेगा आपके ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे न्यायाधीश कौन है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी। तो मृत्यु नहीं हुई थी, तो इसमें एक तो सुरेश चंद्र सिंगल दे रखा है, इनकी मृत्यु 2005 में हो गई थी, पद पर रहते हुए हुई थी इनकी। तो और मनोज कुमार गर्ग, इनकी मृत्यु है वो पद पर रहते हुए नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2। बाकी राजेंद्र प्रसाद व्यास, इनकी मृत्यु 2006 के अंदर हुई थी पद पर रहते हुए। राजेंद्र प्रकाश सोनी, इनकी मृत्यु 2024 के अंदर हुई थी पद पर रहते हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया था। तो वित्त मंत्री के रूप में किसने बजट प्रस्तुत नहीं किया था, तो इसमें आ जाएगा आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत नहीं किया था। बाकी इसमें आपके राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं 4 मुख्यमंत्री, मतलब
सो 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री नहीं रहे थे, यानी कि उन्होंने बजट पेश है वो नहीं किया था। तो इसमें रहता है आपके, एक तो आता है CS वेंकटाचारी, एक आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, एक आते हैं बरकतुल्ला खां, एक आते हैं भजनलाल शर्मा। क्योंकि भजनलाल शर्मा के समय वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी है, उन्होंने बजट पेश किया था अभी। तो भजनलाल शर्मा भी अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्रालय नहीं संभाल रहे थे। तो इसमें आपको 4 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना है, CS वेंकटाचारी, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां और भजनलाल शर्मा। इसका हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है, राजस्थान विधानसभा की पुस्तकालय समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुस्तकालय समिति के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन भी करना है भाई। ठीक है, पहला दे रखा है आपको कि पुस्तकालय समिति में सभापति को मिलाकर 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो इसमें दे रखा कि 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, वो भी सभापति को मिलाकर। तो ये कथन आपके गलत है भाई, क्योंकि सभापति को मिलाकर 10 सदस्य होने चाहिए इसमें, न कि 15। तो ये कथन गलत हो गया। फिर दे रखा पुस्तकालय समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाएगी और उसमें सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, इसके अध्यक्ष वो मनोनीत, पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाएगी और इसमें आपके वो कह सकते हैं कि इसमें 1 वर्ष से अधिक है वो इनका कार्यकाल है वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपके सही कथन हो जाएगा बी। और आपको पूछा है सही उत्तर का चयन करो, तो इसमें रहेगा आपके केवल और केवल बी, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के किस नियम में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प का प्रावधान किया गया था। तो हटाने के लिए संकल्प का जो प्रावधान किया गया था, इसमें आ जाएगा आपके नियम नंबर 134 के अंदर। कौन सा नियम रहेगा भाई? तो 134 जो नियम है, इसमें विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखना आपको 4, नियम नंबर ध्यान रखना आपको 134। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक 16 निजी विधेयक तीसरी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से एक भी पारित नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात है, इनमें से एक भी पारित नहीं हुआ था। इसमें आपके प्रथम विधानसभा में है वो 16 निजी विधेयक है वो पारित किए गए थे भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और दूसरा कथन दे रखा है कि प्रथम विधानसभा में 9 निजी विधेयक है वो प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2 पारित हुए थे। तो ये कथन भी सही है। प्रथम जो विधानसभा थी ये आपके इसमें 9 विधेयक है वो पारित किए गए थे या प्रस्तुत किए गए थे, उसमें से 2 पारित हुए थे। ठीक है, तो ये कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। तीसरा आपको दे रखा है कि 8वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो बिल्कुल सही, इसमें कोई भी निजी विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं किया गया था, ये भी कथन सत्य है भाई। फिर दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 5 निजी विधेयक पारित हुए हैं। तो अब तक राजस्थान के अंदर कुल 5 विधेयक पारित हुए, तो ये कथन आपके गलत है। अब तक कुल 4 निजी विधेयक पारित हुए हैं भाई, तो ये कथन आपका रहेगा असत्य है। ठीक है ना। तो ये था भाई आपके मेजर टेस्ट नंबर 1 का पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है भाई। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।